नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, एचसीएस की तैयारी कर रहा हूं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्च मंथ 2026 के कंप्लीट करंट अफेयर को यहाँ पर हम कवर करेंगे। मार्च 2026 करंट अफेयर जब रिकॉर्ड किया जा रहा था, उसकी पूर्व संध्या पर यूपीपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया था और आप देख सकते हैं कि हमारे पेड ग्रुप के तमाम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। आप भी हो सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ लगातार जुड़े रहिए। कई सारे लोगों ने फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेकर के फाइनल सिलेक्शन लिया है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ करके सीरियस छात्र निश्चित तौर पर सिलेक्शन ले सकते हैं। ये बात मुझे आपको बतानी थी आप ही के मोटिवेशन के लिए। आगामी परीक्षाओं के लिए यूपीपीएससी 2026 के लिए प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का पेड बैच रनिंग है। 2027 प्रीलिम्स के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच रनिंग है। आप इन बैचेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स में से किसी पर भी एक पर व्हाट्सएप करके। एग्रीमेंट सेक्शन पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में नाइलिट बोला जाता है, जिसमें ट्रिपल सी का पेपर आप देते रहे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापना के लिए। हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि भारत का पहला क्वांटम और एआई यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ पे खुलेगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अमरावती में खुलेगा, ध्यान रखिएगा, या आगे तक के लिए न्यूज जरूरी रहेगी। जैसे भारत का पहला एआई सिटी कौन बनेगा, ये अभी नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आगे जब न्यूज पुरानी हो जाएगी तो पूछा जाएगा कि भारत का पहला एआई सिटी डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। वैसे ही डेडिकेटेड क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस खुलेगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से एग्जाम टफ होते जा रहे हैं कि आप जो भी पढ़ें उसकी उपयोगिता के बारे में आपको पता हो। जैसे रशिया और वियतनाम के मध्य ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझौता हुआ है, तो इसमें कौन कौन यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं और किसको लाभ मिलेगा? जैसे वियतनाम को पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये खोला जाएगा, इसमें रशिया सहयोग कर रहा है। बस इतनी न्यूज आपको ध्यान रखनी है इसमें। रशिया की न्यूक्लियर कंपनी जो है रोसाटम, ये बनाएगी इस पावर प्लांट को वियतनाम में।
वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के मध्य यहाँ पर समझौता हुआ है। ये ऋण समझौता बेसिकली है। वर्ल्ड बैंक लोन देगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश की एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। उत्तर प्रदेश की एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए लोन यहाँ पर प्राप्त किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किससे? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से ये लोन प्राप्त किया जाएगा उत्तर प्रदेश के क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। तो इस ऋण समझौते से उत्तर प्रदेश क्या करेगा? 200 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाएगा, ट्रांजिशन करेगा। यहाँ पर जो ईंटे के भट्टे हैं उसको रिसोर्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसे ट्रांजिशन किया जाएगा कि उससे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम से कम हो। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए सहयोग समझौता किया है। अब प्रम्बानन मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स इसको कहा जा रहा है। ये स्लीमान में है, योग्यकार्ता में, सदर्न जावा में। इसको रोरो चोंगरांग कहा जाता है। ये टेम्पल ऑफ स्लेंडर मेडन, इसको भारत के सहयोग से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। ठीक है, मार्च 2026 में इसको रिस्टोरेशन के लिए समझौता किया गया है। प्रम्बानन मंदिर। अपॉइंटमेंट सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। हाल के एग्जाम्स में अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन होता ही है। अभी ये एपीयू का प्रीलिम्स एग्जाम पेपर है, इस पे देखिए अपॉइंटमेंट से सवाल आया। क्रिस्टी कवंट्री, इनका अपॉइंटमेंट कई बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी थी, ये सही है। और ये जिम्बाब्वे से हैं, तो ये दोनों इसमें पूछे गए थे। तो पहली महिला अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, या फिर भारत को कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा पद मिलता है, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं एग्जाम में। जोस एंटोनियो कॉस्ट ये चिली के नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। गैब्रियल बोरिक का इन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया, अब गैब्रियल बोरिक नहीं है। चिली के बारे में अगर आप देखें तो चिली है एक साउथ अमेरिकन कंट्री। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ये वेस्टर्न भाग में ये इस तरीके से पड़ जाता है। इसकी कैपिटल क्या है? चिली की सेंटियागो है। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। ठीक है, और ये आपके साउथ अमेरिका के वेस्टर्न भाग में पेरिफेरी पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। चिली 3 देशों से लगा हुआ है, एक है पेरू, एक है बोलीविया और एक है अर्जेंटीना। सबसे ज्यादा अर्जेंटीना से चिपका हुआ है ये। बलेन शाह काफी चर्चा में थे क्योंकि हमारे पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं 47वें, और सबसे कम उम्र के बने हैं रामचंद्र पौडेल। राष्ट्राध्यक्ष ने उनको शपथ दिलाई थी, राष्ट्रपति ने। इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने क्योंकि कम उम्र के लोगों ने ही वहां पे लंका ढाई थी पिछले साल। आपको पता है जनसी आंदोलन हुआ था। बालिन शाह की है आरएसपी, स्वतंत्र राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। इसको 275 में से 182 सीटें बहुमत मिली है। ये 4 साल पुरानी मात्र पार्टी है। ठीक है, अब जनजी ने इनको अपॉइंट किया, तो देखते हैं क्या कारनामा कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से इस्तीफा इन्होंने दिया है, सीवी आनंद बोस ने। और तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ये बन गए हैं पश्चिम बंगाल गवर्नर। काफी सारे गवर्नर रिप्लेस हुए हैं, अभी उनकी लिस्ट ये लास्ट में बताते हैं आपको। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद ही बनी थी। भूमिका श्रेष्ठ वहां की अभिनेत्री और एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट भी हैं। शांत मनु के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने नियुक्ति की थी इनकी। ठीक है, शांत मनु जम्मू कश्मीर के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त। सबा शॉल श्रीनगर की केंद्रीय जेल की प्रमुख बनने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी थी, सबा शॉल। दीपक गुप्ता गेल लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक ये बने। विक्रम दोराईस्वामी चीन में भारत के नए एम्बेसडर बने थे, विक्रम दोराईस्वामी। राज्यपालों की जो पुनर्नियुक्ति हुई थी, जैसे अब कई सारे राज्यों के राज्यपाल बदले। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बिहार के नए गवर्नर बने हैं। नंद किशोर यादव नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए राज्यपाल। जिष्णु देव शर्मा तेलंगाना के राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। आर.एन. रवि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जो केरल के राज्यपाल थे, तमिलनाडु के नए राज्यपाल बन गए हैं। कविंदर गुप्ता लद्दाख के लेफ्टिनेंट थे, गवर्नर थे, अभी हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल। विनय सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल थे, अभी लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये रिप्लेसमेंट ये पूछा जा सकता है जब भी बड़े पैमाने पर राज्यपाल वगैरह बदलते हैं, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आगे जैसे एमपीपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, और वनडे एग्जाम्स में भी। आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम लोग देख लेते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में इसराइल की संसद नेसेट का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्राप्त करने वाले ये बने प्रधानमंत्री जी। भारत और इजराइल संबंधों को सशक्त बनाने में असाधारण योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री जी को ये स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ये इजरायली पार्लियामेंट का ये ऑनर है, ये मिला है प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, ये आमिर ओहाना ने दिया था, इजराइल की संसद के अध्यक्ष ने या वहां के स्पीकर ने।
इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार सेंट्रल बैंकिंग जो लंदन की पत्रिका है उसके द्वारा आरबीआई को मिला है। बैंक.इन जो डोमेन नेम अब लगने लगा है, जैसे आप किसी भी कह सकते हैं नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो डोमेन नेम अब क्या लिख के आता है .bank.in। जैसे आपको एसबीआई में नेट बैंकिंग करनी है तो एसबीआई डॉट मतलब एसबीआई की जो वेबसाइट है, नेट बैंकिंग वेबसाइट है, उसमें .bank.in लिख करके आता है। ये डोमेन इनिशिएटिव आरबीआई का है, इसे सम्मानित किया गया है सेंट्रल बैंकिंग पत्रिका लंदन के द्वारा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड डायबिटीज से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ये पुरस्कार मिला है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये नंदमुरी बालकृष्णन को मिला था दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। आगे लीजन डी ऑनर कमांडर डिस्टिंक्शन फ्रांस का तीसरा सर्वोच्च सम्मान जावेद अशरफ को यहाँ पर अनाउंस किया गया था। जावेद अशरफ को फॉर्मर एम्बेसडर एंड चेयरपर्सन ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में 2026 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भारतीय असमिया एनिमेटेड लघु फिल्म चीमी को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल भारतीय आसामीज एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म शीमी को, ठीक है, शीमी कह सकते हैं। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अनाउंस किया जा चुका है आर वरई मुत्तू के लिए। आर वरई मुत्तू तमिल पोएट, लिरिसिस्ट और नॉवलिस्ट हैं। 7वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिलेगा। 59वां भी ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था और 60वां ये आर वरई मुत्तू को मिला है। आगे बढ़ते हैं। ASQ बेस्ट अराइवल्स अवार्ड ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला था ये पुरस्कार एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा लगातार दूसरी बार। महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार कल्पना सोरेन को, ठीक है, कल्पना सोरेन को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सशक्तिकरण विभाग के द्वारा ये विमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार मिला था कल्पना सोरेन को। स्टॉकहोम वाटर अवार्ड ये कावे मदानी को मिला था। स्वीडन के किंग के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। कावे मदानी डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ में है इस समय कावे मदानी। ये किस देश से हैं? ईरान से हैं, ध्यान रखिएगा। ईरान में बड़े पद पर रह चुके हैं और वाटर अवार्ड को प्राप्त करने वाले सबसे यंगेस्ट रिसिपिएंट। बीसीसीआई नमन पुरस्कार में कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस में दिया जाता है पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया था इस बार शुभमान गिल को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन स्मृति मंदाना को दिया गया। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़, रॉजर बिनी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विमेन का ये मिताली राज को दिया गया। इसमें और भी कैटेगरीज होती है लेकिन वो हमने नहीं शामिल किया है। 98th ऑस्कर पुरस्कार जिसको एकेडमी अवार्ड्स बोला जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये माइकल बी जॉर्डन को मिला था फिल्म सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले फिल्म हैमनेट के लिए। बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार मिला वन बैटल आफ्टर अनदर। 6 कैटेगरीज में यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार इस साल इनको मिले हैं वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म को। जैसे बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस को मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर गोल्डन नामक फिल्म को। और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी या ऑटम ड्यूरेल्ड ऑर्कपॉ को सिनर्स फिल्म के लिए। इस साल एक बेस्ट कास्टिंग का पुरस्कार भी शामिल किया गया था पहली बार। वन बैटल आफ्टर अनदर के कास्टिंग डायरेक्टर को पुरस्कार मिला है। टोटल 16 नॉमिनेशन और 6 अवार्ड यहाँ पर वन बैटल आफ्टर अनदर नामक फिल्म को ये मिले थे, ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुछ प्रमुख भाषाओं में जो या आ सकते हैं आपके एग्जाम में हम देख लेते हैं। जैसे हिंदी का हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ममता कालिया को मिला था। ममता कालिया के संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। और इंग्लिश में नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग नामक उनके नॉवल के लिए, क्रिम्सन स्प्रिंग। मैथिली में महेंद्र को धत्री पात सुन गाम ये संस्मरण के लिए, मैथिली भाषा के संस्मरण के लिए। जितेंद्र कुमार सोनी भरखमा कहानी संग्रह के लिए। संस्कृत में महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को ये कविता के लिए जिसका नाम ये संस्कृत में है। उर्दू के लिए प्रितपाल सिंह बेताब को सफर जारी है पोएट्री के लिए, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स स्काई ट्रैक्स के द्वारा दिए जाते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा बना। भारत साउथ एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगातार 8वीं बार। बेंगलुरु का कैंपकोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार 3री बार भारत एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना। रीजनल एयरपोर्ट भारत और साउथ एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी सेवा पुरस्कार हैदराबाद हवाई अड्डे को।
और शीर्ष पर सिंगापुर का एयरपोर्ट, फिर इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो, हनेडा हवाई अड्डा टॉप 3 में इंडिया का कोई एयरपोर्ट नहीं है इसमें। आ जाएंगे बुक्स एंड ऑथर पर, तो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, ये कैलाश सत्यार्थी की किताब है। ठीक है, 2014 के नोबेल पुरस्कार अवार्डी है कैलाश सत्यार्थी। इनकी लेटेस्ट बुक है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम पर आ जाते हैं। नेशनल साइंस डे 28 फेब को होता है, विमेन इन साइंसेस इस बार थीम थी। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वर्ल्ड सी ग्रास डे ये 1 मार्च को होता है। सी ग्रास ये पिछली मतलब 2023 से मनाना शुरू किया गया है। वर्ल्ड सी ग्रास डे 1 मार्च से 1 मार्च को हम लोग मनाते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये भी 1 मार्च को होता है। इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे ये भी 1 मार्च को होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को मनाया जाता है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इस बार थीम थी। नेशनल सिक्योरिटी डे ये 4 मार्च को मनाया जाता है, 4 मार्च को। ओबेसिटी डे ये 4 मार्च को मनाया जाता है। ओबेसिटी पर काफी बात हो रही है लगातार सोशल मीडिया में, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हैं, ट्विटर वगैरह पर ये बातें चल रही हैं कि भारतीय थाली में कार्बोहाइड्रेट फैट ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, एग्स वगैरह कंज्यूम करना चाहिए। वीगन वेजिटेरियन डाइट से लगातार इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं भारतीयों में देखने को मिल रही हैं। ओबेसिटी से निपटने के लिए ये सब चीजें जो बताई जाती हैं कि आपको प्रोटीन इंटेक यहाँ पर बढ़ाना है, ऑप्टिमम प्रोटीन इंटेक रहे, शुगर और कार्बोहाइड्रेट कम रहे आपकी डाइट में, और आपको सैचुरेटेड फैट्स जैसे जो फैट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं उनसे दूर रहना है, जैसे पाम ऑयल, चीज, बटर, कोकोनट ऑयल। ठीक है, इन सब फैट्स से आपको दूर रहना है, तो ओबेसिटी से हम लोग डील कर सकते हैं। 8 बिलियन रीजन्स टू एक्ट ऑन ओबेसिटी इस बार थीम थी मोटापा दिवस की। आगे बढ़ते हैं। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, 5 मार्च को युद्ध के दौरान यह दिवस महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस 6 मार्च को। अच्छा, जिन्हें लग रहा है कि क्या वॉर न्यूज कवर की जाएगी, यस, यूएस इसराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है उसको अच्छे से पूरा इसमें डिस्कवर किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, जो जरूरी फैक्ट है वो सारे बताए जाएंगे, बेकार की चीजें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे वॉर में से। एग्जाम में आ सकता है, केवल वही डिस्कस करेंगे। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 6 मार्च को मनाया जाता है। अब भारत में फार्मेसी शिक्षा के जनक कौन कहे जाते हैं? महादेव लाल श्रॉफ, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स इस बार थीम थी। 1975 से 8 मार्च को महिला दिवस मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, आगे है नो स्मोकिंग डे 11 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे ये 12 मार्च को मनाया जाता है। किडनी हेल्थ फॉर ऑल ये थीम थी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। आगे है 7वां अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या फिर पाई दिवस, ये 14 मार्च को मनाया जाता है। अब किडनीज की बात आई है तो जल्दी से एक फैक्ट हमको बताइए कि किडनीज ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी के वृक्क किसे कहा जाता है? जैसे लंग्स ऑफ द अर्थ ये कहा जाता है हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट को, तो किडनीज ऑफ द अर्थ किससे हम लोग बोलते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, इस बार थीम थी सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। ये तो बात हो गई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को हर साल बनाया जाता है, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हमारे प्रेसिडेंट जी ने एसेंट दिया था, तब से बनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तभी से उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर में मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड और नेशनल का ये कई बार ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ल्ड यूथ डे कब बनाया जाता है, नेशनल यूथ डे कब बनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब बनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब बनाया जाता है। ठीक है, नेशनल टूरिज्म डे कब बनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब बनाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चौथा, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को ये 2026 को ये चौथा मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये 16 मार्च को मनाया जाता है। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमैनिटी पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल, ये इस बार थीम थी नेशनल वैक्सीनेशन डे की। हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चलता है इंद्रधनुष, वो कितनी बीमारियों को कवर करता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। 9th ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये रिसाइकलिंग डे होता है 18 मार्च को। स्पैरो डे 20 मार्च को। गौरैया दिवस, प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये 20 मार्च को। मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को। अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी लाइफ ये थीम थी। डाउन सिंड्रोम
डे ये 21 मार्च को मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम को लैंगडन डाउन नामक एक डॉक्टर ने खोजा था, तब से उन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम है। इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। क्रोमोसोम नंबर 21 में यहाँ पर कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 में, तो इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है डाउन सिंड्रोम को, ठीक है। इसकी थीम थी आपकी बात टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। इसका चूंकि कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप इसको मैनेज कर सकते हैं, तो इसलिए काफी यहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं उनकी केयर की जानी चाहिए। आगे है अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, इंटरनेशनल नवरोज डे। नवरोज कह सकते हैं फारसी नव वर्ष होता है, पारसियों का नव वर्ष होता है। जो पारसी लोग होते हैं उनका न्यू ईयर होता है, जैसे नवरात्र में चैत्र में हमारा नव वर्ष होता है, हिंदुओं में ये पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है और ये स्प्रिंग का अराइवल माना जाता है। ये 3000 साल पहले से मनाया जा रहा है। आपको पता है दिल्ली सल्तनत के शासकों ने ये पारसियों का त्योहार कई बार ये अपनाया था, जैसे बलबन ने। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को होता है। 21 मार्च को सबसे पहले 2013 में मनाया जाना इसको शुरू किया गया था। फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स इस बार थीम थी। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट वाला भी 21 को और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 21 मार्च को, ध्यान रखिएगा। मोबिलाइजिंग पॉलिटिकल विल ये थीम थी। दूसरा विश्व ग्लेशियर दिवस ये भी 21 मार्च को, पिछले साल से ग्लेशियर दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है, आपको पता है। साइंस मस्ट इन्फॉर्म एक्शन ये इस बार थीम थी। हमारा पिछला साल है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन भी था 2025 में, ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। वाटर एंड जेंडर ये इस बार थीम थी और कैंपेन का स्लोगन था वेयर वाटर फ्लोस इक्वालिटी ग्रोस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 भी जारी की गई है, ठीक है। ये किसने प्रिपेयर की थी? यूनेस्को के वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम ने। तो ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूनेस्को के वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। बिहार दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 114वां बिहार दिवस मनाया गया था, ठीक है। शहीद दिवस ये 23 मार्च को, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी और महात्मा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था उस दिन भी शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। आगे है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को। ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो इस बार थीम थी। विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को होता है। भारत का टारगेट टीबी एलिमिनेशन का 2030 का है, ध्यान रखिएगा। 2030 तक हमको टीबी को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। यस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल, ये थीम थी। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, आपको पता है, और लंग्स को प्रभावित करने वाली टीबी पल्मोनरी टीबी कहलाती है और यही सबसे ज्यादा होती है। और स्पूटम टेस्ट इसमें किया जाता है, यानी बलगम की जांच कराई जाती है बेसिकली इसको कंफर्म करने के लिए। और एक्सरे वगैरह भी होता है, लेकिन वो सबसे प्रारंभिक जांच, सबसे सही जांच, सबसे सही डायग्नोसिस माना जाता है ये आपका स्पूटम टेस्ट। 15 दिन से ज्यादा आपको खांसी आ रही है तो टीबी की जांच करानी चाहिए बलगम की। ये ज्यादातर आपने कैंपेन या फिर स्लोगन सुने होंगे जो सरकार प्रचार करती रहती है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ये 30 मार्च को होता है। फूड वेस्ट इस बार थीम थी। साइंस इंटेक वाले सेक्शन पे आ जाएंगे तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में ये प्रयोग किया गया था। अभी इंजन जो है ये LV-M3 जैसे कह सकते हैं रॉकेट लॉन्चर्स में या फिर हमारे जो लॉन्चर्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन जो है लॉन्च किया गया है। एम्फीबियस ड्रोन, इंडिया फर्स्ट एम्फीबियस ड्रोन, इसको अवतार नाम दिया गया है। इसको बेंगलुरु बेस्ड एक डीप टेक स्टार्टअप एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम्स ने डेवलप किया है और ये सर्विलांस क्लास व्हीकल है जो कि इक्वल एफिशिएंसी के साथ, मतलब डीप वाटर में भी जा सकता है और गगन में भी, आकाश में भी मतलब उड़ सकता है। तो एक एम्फीबियस या उभयचर ड्रोन इसको कहा जा रहा है, जो पानी में तैरेगा भी ड्रोन और हवा में उड़ेगा भी, ठीक है। 10 किलो तक का पेलोड ये पानी से नीचे भी ले जा सकता है और हवा में भी उड़ सकता है उसको लेकर के, ठीक है। फ्लाइट ड्यूरेशन इसकी 5 घंटे की, 5 घंटे तक इसको अप्रोच जो है कह सकते हैं चला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च तापमान वाला बहु सामग्री एक्सट्रूजन 3D प्रिंटर आकाशा 300, ये 3D प्रिंटर है आकाशा 300। बेसिकली केरल के एक स्टार्टअप ने, केरल ने अपने कह सकते हैं प्रोग्राम के तहत इसको डेवलप किया है। स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस ने आकाशा 300 एक 3D प्रिंटर डेवलप किया है। इसरो के वलियामाला में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स को ये सौंप दिया गया है।
बेसिकली मल्टी मटेरियल 3D प्रिंटर है। इसमें PEEK और कार्बन फाइबर जैसे मजबूत घटकों को प्रिंट किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग का अगर आप कभी शॉर्ट देखिए तो आपको समझ में आएगा ये कैसे होती है। बेसिकली 3D प्रिंटिंग कैसे काम करती है, इसको आप वीडियो के माध्यम से ही समझ पाएंगे। वीडियो में नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर कॉपीराइट आ जाएगा दूसरे का। या आप समझिए कि ऐसे मशीन्स होती हैं जिससे चीज़ों को आप जैसे हम लोग प्रिंटर से क्या प्रिंट करते हैं, कागज प्रिंट कर लेते हैं, अक्षर छप जाते हैं। वैसे आप 3D चीज़ों को भी प्रिंट कर सकते हैं, खिलौने प्रिंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रिंट कर सकते हैं, डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग शॉर्ट में दिन भर बेकार चीज़ें देखा करते हैं, कोशिश करिए कि ये सब इनोवेटिव चीज़ें भी देखिए। आगे, गुजरात के पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था। गुजरात का अपना एक कह सकते हैं स्पेस टेक पॉलिसी है, उसके तहत ये लोग कर रहे हैं। गुजरात ने अपने ये साउंडिंग रॉकेट कहाँ पे टेस्ट किया है? धोलेरा में। धोलेरा में अहमदाबाद की एक स्टार्टअप है, उसने एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल रॉकेट ये लिफ्ट किया था टेम्पररी लॉन्च कॉम्प्लेक्स से, और इसने 3 किलोमीटर तक की हाइट तय की थी। तो गुजरात ने अपने खर्चे पर, मतलब ये इसरो का नहीं है, ये मतलब गुजरात ने अपने जो है कह सकते हैं खर्चे पर अपनी स्पेस टेक पॉलिसी के तहत इसको किया है, ध्यान रखिएगा। आगे, स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किया गया है। मतलब कि फ्लाइट से कुछ जो कह सकते हैं कंटेनर फेंका जा सकता है कि नहीं, उसका परीक्षण किया गया था। गोवा तट से दूर P8I विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जो है ये फेंक करके टेस्ट किया गया था। इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण इसको बोलते हैं, मतलब जहाज चलते उड़ते हुए कह सकते हैं जहाज से ये फेंका जाता है कंटेनर, ये सही सलामत पहुंच रहा है नीचे कि नहीं। 150 किलोग्राम सामान ये लेकर के जा सकता है। और जैसे मान लीजिए नौसैनिक जहाज कहीं फंसे हुए हैं दूर समुद्र में, तो उनको त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए ये काम में लिया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो करंट अफेयर होते हैं इसमें आपको पता चलता है कि लगातार तैयारी चलती रहती है। युद्ध हमेशा नहीं चलते हैं, लेकिन तैयारी हमेशा चलती रहती है। तो इसमें हमसे क्या पूछ सकते हैं हमारे एग्जाम में, ये जो ADC 150 कंटेनर है कितना वजन लेके जा सकता है? 150 किलोग्राम पेलोड लेकर के जा सकता है, मतलब गिर सकता है नीचे। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में शोधकर्ताओं ने मेलिस्टोमेसी कुल के 2 नए पौधे की खोज की थी, और बेसिकली इसको हमारे जो सिंगर हैं जुबीन गर्ग, उनके नाम पर रखा गया था। नया प्लांट है ओप्स किया जुबीन गार्जियाना, इसका नाम रखा गया था, ठीक है, वहाँ के फेमस सिंगर के ऑनर में। तो बस ये ध्यान रखिएगा। ये असम के रिसर्चर्स ने जो नए पौधों की प्रजाति खोजी है उसको किस सिंगर को डेडिकेट किया है? जुबीन गर्ग को। डिफेंस टेक में तो युद्धाभ्यास अमोघ ज्वाला, ये बबीना में हुआ था, झांसी में। अमोघ ज्वाला ये भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने किया था। ये हमारा इंटरनल एक्सरसाइज थी, इसमें कोई दूसरा देश नहीं पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अमोघ ज्वाला, अमोघ ज्वाला। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड, फ्रीडम शील्ड ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ था, फ्रीडम शील्ड। और लमाइतीय सीशेल्स और भारत करते हैं, ठीक है, लमाइतीय ये सीशेल्स में हुआ था। विविध में ऑपरेशन सागर बंधु, जैसे आपको पता है कि श्रीलंका में राहत सामग्री पहुंचाने के सागर बंधु लगातार चल रहा है, तो फिर से मानवीय सहायता भेजी है। और इस बार श्रीलंका में एक बड़ी पुल परियोजना यहाँ पे जो बना रहे हैं, कोलंबो के चिलाओ जिले से गुजरने वाला एक तटीय गलियारे के साथ पुट्टलम को आर्थिक केंद्र से जोड़ने के लिए एक पुल बन रहा है, उसमें भारतीय सेना सहयोग कर रही है ऑपरेशन सागर बंधु के तहत, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन व्हाइट हैमर ये आंध्र प्रदेश में किया गया था। राज्य आसूचना निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कंडक्ट किया था ऑपरेशन व्हाइट हैमर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो बेसिकली जो ये एल्प्राजोलम को सीज किया गया था, जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट में जो बैंड ड्रग है, उसको यहाँ पे क्रैकडाउन किया गया है। किसी फैक्ट्री में बन रहा था तो इसका पर्दाफाश किया गया ऑपरेशन व्हाइट हैमर के तहत। ये प्रतिबंधित दवा ये बन रही थी फैक्ट्री में, उसको यहाँ पे सीज किया गया, जब्त किया गया। ऑपरेशन गजब लिलाहाक ये अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। पाकिस्तान ने फुल फ्लेज्ड हमला अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ किया, और इसमें जो है 55 सोल्जर्स मारे गए थे। रायत फॉर जस्टिस गजब लिलाहाक का मतलब होता है। तो अफगान सिटीज काबुल, कंधार और पक्तिया में बॉम्बिंग कराई थी पाकिस्तान ने, ठीक है, ऑपरेशन गजब लिलाहाक। आगे बढ़ते हैं। ईरान एवं यूएस और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, अब इसमें कई सारी डिप्लोमेटिक बातें तो आपने ऑलरेडी देख ली होंगी इधर उधर कैसे क्या है। मैं आपको कुछ फैक्चुअल बातें बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो हमला हुआ था उसका कोड नेम क्या था, उसको इंग्लिश मीडियम में देखेंगे थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से जो अटैक लॉन्च किया गया था, ये यूएस ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से ईरान पर जो अटैक लॉन्च किया था, एपिक फ्यूरी के नाम से यूएस ने किया था ईरान पर, ये ध्यान रखिएगा।
और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के नाम से इसराइल ने जो है ये अटैक किया था ईरान के ऊपर। तो ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन रोरिंग लायन ये किसका ऑपरेशन था? ये इसराइल का था। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये किसका था? यूएस का था। सबसे पहले तो ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके तहत अटैक यहाँ पे शुरू किए गए थे फ़ेब के आखिरी दिन, और लगातार हमले चलते रहे थे। आप देखेंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर भी तेहरान में हमले में मार दिए गए थे, अली खामेनेई, और वहाँ के चीफ सिक्योरिटी अली लारजियानी मारे गए थे, इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब, ये सब वहाँ पे लोग मारे गए थे। 8 मार्च को मुस्तबा खामेनेई जो सुप्रीम लीडर के सन थे, वो सक्सेसर घोषित किए गए थे। ऑपरेशन रोरिंग लायन से लगातार इजराइल हमले कर रहा है। और जवाबी हमले में क्या-क्या हुआ? इजराइल ने मिसाइल अटैक्स यहाँ पे शुरू किए, जैसे खुर्रम शाहर मिसाइल है उसको यूज़ किया था। ड्रोन अटैक यहाँ पे एनर्जी फील्ड में दागना शुरू किया ईरान ने। यूएस और इजराइल की एम्बेसीज यूएस और इजराइल की जितनी भी एम्बेसीज हैं गल्फ स्टेट में, उन पर हमला यहाँ पे शुरू कर दिया था किसने? ईरान ने। इजराइल ने जो अटैक किया था ईरान के गैस और ऑयल फैसिलिटीज में, जैसे साउथ पार्स गैस फील्ड को अटैक किया गया था, और असालुयाई ऑयल रिफाइनरी। असालुए ऑयल रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि असालुए ऑयल रिफाइनरी किस देश में है? ये ईरान की ऑयल रिफाइनरी है जिस पर अटैक किया गया था इजराइल के फोर्सेस के द्वारा। और साउथ पार्स जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड माना जाता है, ये भी ईरान में है, और ईरान और कतर इसको जॉइंटली जो है कह सकते हैं ऑपरेट करते थे। ईरान इज ब्लॉकिंग शिप्स फ्रॉम पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। लगातार एनर्जी क्राइसिस बनी हुई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शिप नहीं गुजरने दे रहा है ईरान। और चूंकि पता है गल्फ वाटर से अगर इंडियन ओशन को कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही एक रास्ता है। तो एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रूट है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर किसका एक्सेस है? ईरान का है, और ईरान जिसको चाह रहा है वहां से जहाज निकलने दे रहा है, अन्यथा रोक रहा है। अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं 20% वर्ल्ड का ऑयल यहाँ से गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, और नेचुरल गैस का भी 10% करीब एलपीजी वगैरह का यहाँ से निकलता है। तभी यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस कई सारे देश एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ईरान ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि खाइबर, जैसे कि सेजील, हज कासिम, ये सब ईरान की मिसाइल्स हैं। खुर्रम शाहर भी एक मिसाइल है। कामिकाजे ड्रोन इस्तेमाल किए हैं ईरान ने, जैसे कि शाहिद 136, 131, और टोम हॉक सिस्टम इस्तेमाल किया यूएस ने। यूएस ने गर्ल्स स्कूल को अटैक किया था ईरान में टोम हॉक मिसाइल से, और जिसमें 110 बच्चों सहित 168 लोग मारे गए थे। ठीक है। एक यूएस सबमरीन ने एक ईरान की वॉरशिप भी डुबो दी थी यहाँ पर इंडियन ओशियन के पास 4 मार्च में, ये सब चीजें हुई थी। तो आपसे एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा कि मतलब कैसे कैसे हमला हुआ, कौन कौन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स मारे गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिन पर हमला किया, चाहे इसराइल के साइट्स हों चाहे ईरान के साइट्स खास करके। तो उसको भी हम एमसीक्यू सेक्शन में भी देखेंगे। ठीक है। और भी जो इसमें एम्यूनिशन इस्तेमाल हुआ है उसके नाम वगैरह हम देखेंगे। ठीक है। ईरान ने जो है सेवरल यूएस THAAD डिस्ट्रॉय किए थे जो गल्फ कंट्रीज में उनके द्वारा लगाए गए टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम जो यूएस के हैं, उसको ईरान ने डिस्ट्रॉय किया है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली सेक्शन में मणिशंकर मुखर्जी प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार थे, ये नहीं रहे 92 वर्ष की आयु में। ठीक है। आगे टी के उम्मान जो लोग भी सोशियोलॉजी पढ़े हैं उनको पता है कि एक महत्वपूर्ण सोशियोलॉजिस्ट थे, जेएनयू के प्रोफेसर थे। टी के उम्मन ये एक लीडिंग प्रोपोनेंट माने जाते हैं मॉडर्न इंडियन सोशियोलॉजी के, और इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के रह चुके हैं। सच्चर कमेटी के मेंबर थे, जिसने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पे स्टडी की थी मुस्लिम्स की, और गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट जो आया था कम्युनल वायलेंस के बाद 2002 में, उसके भी ये चेयरपर्सन थे। टी के उम्मान ये नहीं रहे 88 वर्ष की आयु में। आगे अयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर ये नहीं रहे, तेहरान में हमला किया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत, यूएस ने किया था। तो ये मारे गए थे 86 वर्ष की आयु में। ठीक है। तेहरान में इनका निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। KP उन्नीकृष्णन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड 6 टाइम MP, ये नहीं रहे। KP उन्नीकृष्णन लोकसभा के MP थे 1971 में, 77 में, 80 में, 84 में, 89 में, 91 में, मतलब 6 बार के ये MP थे वडकारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरल में। ये सब एग्जाम में आता है जब कोई ऐसे धुरंधर मतलब धुरंधर इन द सेंस कि अपने क्षेत्र में ये एक्सीलेंट थे। KP उन्नीकृष्णन कांग्रेस के 6 बार के MP रहे थे, कोझिकोड में नहीं रहे। HK दुआ वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद ये नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी HD देवेगौड़ा के मीडिया एडवाइजर थे। द हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर रह चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े थे HK दुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े रहे थे, और द ट्रिब्यून से ये जुड़े रहे थे।
2009 से 2015 तक राज्यसभा में इनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है? और पद्म भूषण भी ये प्राप्त कर चुके हैं 2008 में। एच.के. दुआ। आगे बढ़ते हैं। के.एन. कंदियूर। कंदियूर नारायणन पणिक्कर या के.एन. पणिक्कर, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे इंडिया के, ठीक है? 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। के.एन. पणिक्कर। प्रोफेसर हरमन कुलके, ये हिस्टोरियन थे, इंडोलॉजिस्ट थे, रहे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में डिजिटल खाद्य मुद्रा की मतलब पायलट प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल फूड करेंसी, ये पुडुचेरी में बेसिकली जारी किया गया था। पुडुचेरी में ये परियोजना लागू की गई। सीबीडीसी जो हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, उसको सीबीडीसी के माध्यम से लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? पुडुचेरी में। ये है कुल मिलाकर के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया जाता है, पुडुचेरी में यहाँ पे शुरू किया गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी के बारे में अगर आप देखें तो लीगल बैकिंग इसको आरबीआई की मिलती है। जैसे हमारे नोट्स होते हैं 500 के नोट्स हैं, 100 के नोट्स हैं, उससे बड़े तो कोई नोट नहीं चल रहा है आजकल। 2000 का नोट भी बंद हो गया है। तो इसको लीगल बैकिंग होती है, लीगल टेंडर की तरीके ट्रीट किए जाते हैं। टोकन बेस्ड होते हैं, अकाउंट बेस्ड होते हैं। टोकन बेस्ड का मतलब जैसे आपके जेब में अगर पैसे हैं तो वो आपके माने जाते हैं नोट, वैसे ही जिसके पास भी टोकन है तो उसको माना जाएगा कि उसके पास ये लीगल टेंडर मनी है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भारत की जो है उसको ई रूपी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ई रूपी के माध्यम से जो है पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे बेसिकली पुडुचेरी में। अब वो बहुत छोटा सा यूटी है तो इस वजह से वहीं पर पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है। अब देखते हैं इसको कब आगे लॉन्च किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत औद्योगिक विकास योजना, इसको भाव्य कहा जा रहा है। उद्योग और आंतरिक विभाग, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। भाव्य में बेसिकली क्या होगा? तो देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का मतलब होता है कि ऐसा इकोसिस्टम जहां पर जमीन, यूटिलिटीज, कंप्लायंसेस, बुनियादी अवसंरचना और साथ ही सारी चीजें ऐसी मौजूद हो कि इंडस्ट्री बिना किसी देरी से तेजी से वहां पर लग करके काम करना शुरू कर दें। तभी इसे प्लग एंड प्ले मॉडल कहा जाता है। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है? जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर प्लग एंड प्ले होते हैं, मतलब आपने कंप्यूटर पर लगाया, वो काम करना शुरू कर दिया, कोई अलग से ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार कई सारी चीज़ों में अलग से हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कोई प्रिंटर लाए, उसको आपने सीपीयू से जोड़ दिया, वो प्रिंट करने लगा आपके कागज, तो इसको कहते हैं कि प्लग एंड प्ले है। तो वैसे ही ऐसा इकोसिस्टम भारत में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में स्टैब्लिश होगा, जहां पर सब चीजें पहले से अवेलेबल होंगी। जमीन भी होगी, जमीन की बाउंड्री भी होगी, वहां पर तुरंत ही खंभे भी लगे होंगे बिजली के, वहां पर जो है रोड भी बनी होगी, उस जमीन के सारे कागज भी तैयार होंगे। बस इंडस्ट्री आ करके तुरंत उसमें जो है लग करके निर्माण वगैरह शुरू कर सकती है। तो बेसिकली एमएसएमईज को बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। अब एमएसएमई से जुड़े जितने भी लोग हैं, जैसे एमएसएमई काम करने वाले लोग, तो उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से किया जाएगा कि लगातार इंडस्ट्री खोलना और इंडस्ट्री तेजी से जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आगे बढ़ाना, ये सक्षम करेगा ये भाव्य भारत औद्योगिक विकास योजना। 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क यहाँ पर विकसित किए जाएंगे और प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जानी है, ठीक है? इसमें 100 से लेकर 1000 एकड़ तक के प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क ये डेवलप किए जाएंगे, ठीक है? ये समझिए आप। आगे मून शॉट परियोजना, मून शॉट इनिशिएटिव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस और प्रतीक्षा ट्रस्ट का है। बेसिकली मस्तिष्क के कार्यों का संवर्धन करने के लिए इसको किया जाएगा। मतलब ये कुल मिलाकर के एक ऐसा इम्प्लांटेबल और नॉन इन्वेसिव को प्रोसेसर बनाना चाहते हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट हो सके, मतलब बिना सर्जरी किए हमारा दिमाग किसी प्रोसेसर से कनेक्ट हो सके, ऐसा ये ब्रेन को प्रोसेसर ही बना रहे हैं जो कि नॉन इन्वेसिव होगा और इम्प्लांटेबल होगा। मतलब बाहर से चिपका करके, हमारे खोपड़ी से चिपका करके ऐसा ये को प्रोसेसर बना रहे हैं जिससे दिमाग के फंक्शंस को रेगुलेट किया जा सकेगा। अगर हमारा दिमाग कम काम कर रहा है तो उसको तेज काम करने लायक बनाएंगे, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे मून शॉट इनिशिएटिव से। आगे नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन प्रारंभ कैंपेन बेसिकली जो हमारा इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में है, क्योंकि 1960 से वही इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था, थोड़े बहुत प्रावधान ऊपर नीचे करके, लेकिन अब एक पूरा आयकर अधिनियम जो बनाया गया है, आयकर अधिनियम 2025 जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होना है। इसके रूल्स वगैरह हालांकि 20 मार्च से ये अस्तित्व में आ गए हैं। तो एक जागरूकता अभियान ये प्रारंभ चलाया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा
पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। इसमें अवेयरनेस क्रिएट करेंगे किस तरीके से लोग टैक्स जमा करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके क्या मेजर प्रावधान है, ठीक है, करदाता कैसे घबराएं नहीं, सब चीज़ों को आसानी से समझ जाएं, इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन या टेलीविजन में, सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है। कृषि सखी इनिशिएटिव ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहल है, ठीक है। तो बेसिकली यूएन जो 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रासलैंड रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट वो भी है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स भी है 2026, तो उसके अनुरूप ये है। इसका उद्देश्य है औपचारिक कृषि प्रणालियों को एकीकृत करना, महिला किसानों के योगदान को मान्यता प्रदान करना और फसल बीमा योजनाओं तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। यह है कुल मिलाकर उद्देश्य कृषि सखी इनिशिएटिव का, ठीक है। आगे है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान ये पंचायती राज मंत्रालय ने चलाया है। जैसे आपने पंचायत वेब सीरीज देखी, उसमें सरपंच पति या प्रधान पति वाला जो रोल निभाते हैं, मतलब रिजर्वेशन होने की वजह से अपने पत्नियों को चुनाव लड़ा देते हैं और जीतने के बाद उनको साइडलाइन करके सारे निर्णय वगैरह खुद लेने लगते हैं, ठीक है। तो प्रधानपति वगैरह के नाम पर जो कह सकते हैं सत्ता का प्रयोग ना करें नॉन ऑफिशियल लोग। अब चूंकि प्रधान बनी उनकी पत्नी, तो सारे निर्णय उनकी पत्नी को लेने हैं, लेकिन वो जबरदस्ती प्रधानपति बने रहते हैं तो चीजें बाधित होती हैं। तो इस तरीके से से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने चलाया था 8 मार्च से। राज्य की योजनाएं इनिशिएटिव्स जो न्यूज में रही, इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना। इंदिरा गांधी के नाम पर योजना है तो जरूरी है कि किसी ऐसे राज्य में होगी जहां पर कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। तो इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, आवश्यक कैलोरी और महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व संयुक्त पूरक पोषण उपलब्ध कराना। अब आप कहेंगे पूरक पोषण तो सर हमारी जो आईसीडीएस स्कीम चल रही है, ठीक है, उसमें भी दिया जा रहा है। तो आईसीडीएस में 300 दिनों का मिलता है, इसमें 1000 दिनों की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान ये कुपोषण से लड़ना चाहते हैं और 1000 दिनों का ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हिमाचल प्रदेश की सरकार देना चाहती है। कई बार लगता है कि अब क्या ही बोला जाए, जो स्कीम चल रही है उसके बदले ये अपनी स्कीम ले आए हैं, फिर बजट खर्च होगा, टैक्स पेयर का ही खर्चा कुल मिलाकर ये लोग करते रहते हैं इधर उधर अपनी राजनीति जो है बढ़िया करने के लिए। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड परियोजना ये दिल्ली की सरकार लाई है। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फ्रेमवर्क पर आधारित है। मतलब एक एटीएम जैसा कार्ड होगा, उसमें क्यूआर कोड लगा होगा और फोटो लगी होगी बेनिफिशियरी की, ठीक है। अब उसी कह सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके बार बार यात्राएं कर सकती है महिला यात्री जो है, ये बस में बैठ करके बार बार अपना क्यूआर स्कैन करा करके यात्रा कर सकती हैं, बार बार उन्हें टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये पिंक स्मार्ट कार्ड इनिशिएटिव ये शुरू किया गया है, ठीक है, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। इसमें महिला और ट्रांसजेंडर सिटीजन दोनों को लाभ दिया गया, ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन कार्ड इनिशिएटिव के तहत। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। ग्राम परिवहन योजना में बेसिकली कई सारी जो ग्राम सभाएं हैं जहां पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है और अगर तहसील तक जाना है या फिर किसी महत्वपूर्ण अस्पताल तक जाना है तो खुद का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए या फिर कई बार पैदल भी चलना पड़ता है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य है दुर्गम इलाकों में। 15 से 28 सीट क्षमता वाले छोटे वाहन यहाँ पे चलाए जाएंगे जिनकी लंबाई करीब 7 मीटर तक हो, छोटी बसें, ठीक है, ये सब चलाई जाएंगी जिसमें 15 से लेकर 28 सीट हो, ठीक है। ये परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश इसको चलाएगा। 12,200 विलेजेस को कवर किया जाएगा जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभाव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्भया निशा इनिशिएटिव ये केरल सरकार ने शुरू किया है। बेसिकली रात में महिला सुरक्षा इंश्योर करने के लिए निर्भया निशा इनिशिएटिव ये केरल सरकार ने शुरू किया है। इतना ध्यान रखना काफी है। अब आ जाएंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में क्रिकेट एशियन डीप क्रिकेट एसोसिएशन का T20 एशिया कप हुआ था, ये ओडिशा में हुआ था भारत में। एशियन डीप क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ये कराया गया था और इसमें विनर इंडियन टीम थी और रनर अप श्रीलंका की टीम थी। 3 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 91वां रणजी ट्रॉफी 2025-26 ये इसमें विजेता जम्मू कश्मीर पहली बार रहा था। तो ये काफी चर्चा में आया था डोमेस्टिक क्रिकेट में कि जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीती है जिसके कप्तान पारस डोगरा हैं। रनर अप रहा था यहाँ पर कर्नाटका। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो हर 2 साल में होता है, लास्ट टाइम हुआ था जुलाई 2024 में, इस बार ये अभी हुआ है 2026 में। फरवरी से मार्च के बीच 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, 55 मैच खेले गए थे। टूर्नामेंट के एम्बेसडर रोहित शर्मा थे, पूर्व भारतीय टीम के कप्तान, अभी भी वनडे मैच खेलते हैं ये। टूर्नामेंट के आधिकारिक थीम सॉन्ग था फील द थ्रिल। फाइनल मैच का आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। भारत विजेता रहा था, ये फाइनल कई लोगों ने देखा था। न्यूजीलैंड की टीम को 96 रन से हराया गया था। भारत ने तीसरी बार ये विश्व T20 खिताब जीता है, पहले 2007 में, फिर 24 में, अब 2026 में, ठीक है।
और लगातार 2 टूर्नामेंट जीतने वाली इंडियन टीम पहली बनी है। यहाँ पर रनर अप रहा था न्यूजीलैंड। सर्वाधिक रन यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने बनाए थे टूर्नामेंट में। सर्वाधिक विकेट 14-14 जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने लिए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे संजू सैमसन। फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंडिया श्रीलंका में ये संयुक्त रूप से हुआ था। फाइनल इंडिया में खेला गया था वर्ल्ड कप का, अहमदाबाद में। फुटबॉल के बारे में देखें, संतोष ट्रॉफी, इसमें 38 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। विजेता यहाँ पे सर्विसेज की टीम रही थी। 8वीं बार केरल को हराया गया था फाइनल में। एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स इंडोर, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी चाइना में हुई थी। भारत यहाँ पर 7वें स्थान पर रहा था, चाइना यहाँ पे टॉप पर था। और विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें ये पोलैंड में हुई थी। अमेरिका यहाँ पे टॉप पर था, ब्रिटेन सेकंड पर, थर्ड पर इटली। भारत को जो है 2028 की मेजबानी मिली है। विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी इंडिया को प्राप्त हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजन होगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री, ये कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था मार्च में, और 8 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया यहाँ पे टॉप पर रहा था मेडल टैली में, और रशिया सेकंड पर। न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन, इसमें स्वर्ण पदक जीता था एड्रियन वाइल्ड शूट ने। कांस्य पदक यहाँ पर गुलवीर सिंह को मिला था। ज्यादातर मैराथन भारतीय जीतते नहीं है, तो ये न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन जो हुआ था, इसमें गुलवीर सिंह भारत से थर्ड पर थे, तो ये ध्यान रख सकते हैं। मिसलेनियस में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी ये 25 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा सिटीज में होगा। तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर इसका आयोजन होगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का। 7 पदक प्रतियोगिताओं के साथ साथ कुछ स्थानीय खेल प्रतियोगिताएं भी इसमें आयोजित की जाएंगी। इसमें 30 राज्य और यूटीज से 60,000 से अधिक एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। 8वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? माल्टा में और गोजो में किया जाएगा। 2027 में ये होगा माल्टा और गोजो में। ठीक है, ये अनाउंसमेंट हो चुका है। समिट सेक्शन पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल की राजकीय यात्रा की थी। 25 से 26 फरवरी तक ये हुई थी। उनके लौटते युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, और 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण वाला एक बार देख सकते हैं। इंडिया इजराइल के जो एग्रीमेंट हुए थे, उसमें एग्रीमेंट एनपीसीआई इंटरनेशनल और इजराइल के बीच यूपीआई इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हुआ, ये ध्यान रख सकते हैं। जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन के लिए, और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो लोथल गुजरात में बनना है, उसके लिए भी समझौता किया है। पहले इसके लिए नीदरलैंड के साथ किया था कुछ महीने पहले, आपको पता होना चाहिए। इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया में खुलेगा, उसके लिए भी समझौता हुआ है। गोवा समुद्री सम्मेलन ये हुआ था नेवल वॉर कॉलेज गोवा में। नेवल वॉर कॉलेज गोवा में हुआ था, और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें 9 देशों की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, जॉइंट रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस फॉर ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न रीजन, अगरतला में हुआ था, त्रिपुरा में। इसका उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह जी ने। 20 राज्यों के अधिकारी, प्रतिनिधि और एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। एआई फॉर एग्री समिट 2026 मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। भारत जन सरकार स्वामित्व वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल इकोसिस्टम की चर्चा इसमें हुई थी। तो भारत का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसका नाम क्या है? भारत जन है, ध्यान रखिएगा। आजकल काफी साइंस टेक पूछा जा रहा है यूपीएससी एग्जाम में, उससे पूछ सकते हैं कि भारत के लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है। उसका नाम है भारत जन। ठीक है, एग्री परम नामक एक क्षेत्र विशिष्ट कृषि मॉडल इसमें जारी किया गया था। एग्री परम ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस में काम करने वाला एक रीजन स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल मॉडल इसमें जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कनक्लेव ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड ने स्ट्रैटेजिक कनक्लेव की थी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एज अ कैपेबिलिटी अप्रोच फॉर फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, ये थीम थी। आगे है पहला बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। अब पिछले साल मोदी जी ने अनाउंस किया था कि यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भारत आयोजित कराएगा। तो ये पहला ये हुआ था मुंबई और पुणे में, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम। तो बिम्स्टेक देशों के लोग यहाँ पर आकर के भारतीय लोगों से मिले थे। ये था कुल मिलाकर के। कार्बन बाजारों पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति या नेचर 2026 ये हुआ था, और इसमें कह सकते हैं इंडियन कार्बन मार्केट
पोर्टल ही जारी किया गया था, पहला इंडिया का ऑफिशियल इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल जारी किया गया था कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के लिए। ठीक है, दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नवा भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों का सम्मेलन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम चीफ का ये नेवल स्टाफ कॉन्फ्रेंस 2025 से विशाखापट्टनम में हुआ था और इस संगठन की अध्यक्षता भारत को मिल गई है, इंडियन नेवी को मिल गई है। IONS की अध्यक्षता रॉयल थाई नेवी से भारतीय नौसेना ने प्राप्त कर ली है। तो नेवल सिंपोजियम अब भारत के पास है 2025, मतलब ये 26-27 के लिए। 33 देशों के नौसेना प्रमुखों ने पार्टिसिपेट किया था विशाखापट्टनम में। नवा अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन इन दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है, दार्जिलिंग में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको अटेंड किया था। रायसीना डायलॉग ये जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक डायलॉग है, 2016 से ही चल रहा है लगातार। इस बार के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष। 110 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। उद्घाटन संयंत्र को PM ने संबोधित किया था और इस बार का जो थीम है रायसीना का इम्पोर्टेंट है, संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट, ये थीम थी। पिछले साल ये थीम थी चतुरंगा। बायो एशिया हमेशा हैदराबाद में होता है, ध्यान रखिएगा, बायो एशिया सम्मेलन ही होता है हमेशा हैदराबाद में। 25वां विश्व सतत विकास सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन विजन वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा था कि 4 स्ट्रेटेजिक एरियाज पर भारत काम कर रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, नेचर बेस्ड सोल्यूशंस और डिजिटल एनवायरमेंटल गवर्नेंस से भारत SDG की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यही चीज अगर आप अपने आंसर भी लिखेंगे काफी इनहेंस करता है आपके आंसर को, यहीं से कीवर्ड्स मिलते हैं एक्चुअली। एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड डिजिटल एनवायरमेंटल गवर्नेंस, इन सभी के माध्यम से भारत अपने SDG लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। आगे है 39वां अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन, ये एडिस अबाबा में हुआ था, इथोपिया में। इसको ऐड किया था जोआ मैनुअल गोंजाल्विस लोरेंको ने। अब ये हालांकि अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन नहीं है, अफ्रीकन यूनियन के अब कह सकते हैं चेयरपर्सन ये बन गए हैं बुरुंडी के प्रेसिडेंट एवारिस्टे नंदियाशिमाई। ठीक है, नदाइशी माई ये बन गए हैं। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। ज्योतिरादित्य M सिंधिया यहाँ पर गए थे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस। संपीड़ित बायोगैस सम्मेलन ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उस वेन्यू इंपॉर्टेंट है, NASSCOM का ग्लोबल समिट न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत टैक्स न्यू दिल्ली में हुआ था। मेला महोत्सव के बारे में बात करें तो लोसार महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया था। ये तिब्बती नववर्ष होता है लोसार महोत्सव। इटखोरी महोत्सव ये चतरा में हुआ था झारखंड में। इटखोरी महोत्सव बेसिकली हिंदू, बौद्ध, जैन रिलीजन्स का एक कॉन्फ्रेंस से संबंधित ये है। मेजर रिलीजियस कल्चरल फेस्टिवल है झारखंड का इटखोरी। इसमें मतलब बौद्ध भी पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदू भी और जैन धर्मों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ट्यूलिप शो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लगा था। इसमें जो है 70 से अधिक किस्मों की ट्यूलिप लगाए जाते हैं और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है। ट्यूलिप शो हमेशा J&K में लगता है, इसी सीजन में लगता है, ध्यान रखिएगा। हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ था और इस महोत्सव में 21 हंगारी की फिल्में दिखाई गई थी। 20 भाषाओं में 18 देशों की 67 फिल्में दिखाई गई थी। आगे है रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स, मार्च मंथ में आ जाएंगे तो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर ये अमेरिकन डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे था। नरेंद्र मोदी यहाँ पर वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर है जिनकी अप्रूवल रेटिंग 68% है। ठीक है, हालांकि इनकी अप्रूवल रेटिंग गिरी है, पिछले साल 75% थी। इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर ट्रेंड की रिपोर्ट आई थी सीपरी की तरफ से। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा था कौन कौन से देश सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं एमिनिशंस का। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वालों में अमेरिका हमेशा की तरह टॉप पर है, सेकंड पर फ्रांस है, फिर रशिया, फिर जर्मनी, फिर चाइना। आर्म्स इंपोर्ट के मामले में अब इंडिया सेकंड पर आ चुका है। आर्म्स इंपोर्ट के मामले में टॉप 5 ही नहीं, इंडिया अब आ चुका है सेकंड पर। ठीक है, इंडिया की रैंक है सेकंड और फर्स्ट पर है यूक्रेन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर की आई थी, इसमें इंडिया की रैंक 6th है और स्कोर है भारत का 48.9। सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर तजिकिस्तान, फिर चैड है। भारत को इसमें 6 नंबर पर रखा है। सबसे प्रदूषित शीर्ष शहरों में लोनी गाजियाबाद के पास जो है इसको टॉप पर रखा है, होतान चाइना में, फिर बर्नीहाट मेघालय में 3rd पर, दिल्ली 4th पर, फैसलाबाद पाकिस्तान में 5th पर। ठीक है, तो इसमें भारतीय शहर भी शामिल है, ये ध्यान रख सकते हैं IQ एयर का ये सर्वे।
अगर ये पूछा जाएगा तो अगले 2-3 महीनों में भी पूछ लिया जाएगा, अदरवाइज़ बहुत पुराना एयर क्वालिटी सर्वे नहीं पूछा जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हालाँकि ज़रूरी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। आतंकवाद से सबसे प्रभावित शीर्ष 5 देशों में ऑब्वियसली यहाँ पर टॉप पर ये है पाकिस्तान, बुर्किना फासो सेकंड पर, फिर नाइजर, फिर नाइजीरिया, फिर माली। इंडिया की रैंक यहाँ पर है 13 पर। इंडिया की रैंक है 13 पर। इंडिया की रैंक 13 पर है, इंडिया टॉप 10 में नहीं है आतंकवाद प्रभावित देशों में। सूचकांक कैसे निकालते हैं? तो कुल मौतों की संख्या, आतंकवादी घटनाओं की संख्या, कुल चोटों की संख्या, बंधकों की संख्या, इससे निकालते हैं। तो इंडिया अब टॉप 10 से यहाँ पे बाहर है टेररिज्म इंडेक्स में। आगे फिशिंग कैट की आबादी का पहला वैज्ञानिक आकलन ये किया गया है भारत में पहली बार। ये कहाँ पे किया गया है आपसे पूछ सकते हैं। ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो चल रहा है, जो टाइगरों की गिनती चल रही है, बेसिकली उसी में जो है ये फिशिंग कैट प्रोजेक्ट जारी किया गया है कि उन्हीं जो टाइगर गिनती करने वाले कैमरास हैं, उन्हीं से फिशिंग कैट की आबादी भी रिकॉर्ड कर ली जाए। बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा टाइगर रिजर्व में ये चल रहा है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा टाइगर रिजर्व में फिशिंग कैट की आबादी का आकलन किया गया था। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत में 308 ऐसे बिलियनियर्स हैं। भारत तीसरे स्थान पर बिलियनियर्स की संख्या के मामले में। एलॉन मस्क लगातार 5वीं बार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं हुरून के हिसाब से। 5वीं बार सबसे धनी, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन 5th टाइम इन द 6 ईयर्स। रिलायंस के मुकेश अंबानी यहाँ पर एशिया रिचेस्ट पर्सन है। इंडिया के रिचेस्ट सेकंड पर गौतम अडानी। शाहरुख खान भी इस लिस्ट में शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स ये जारी किया गया था इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के साथ समन्वय से। मतलब कुल मिलाकर कह रहे हैं कि नेशनल हाईवेज में ग्रीन कवर कहाँ पे ज्यादा है, मतलब किस स्टेट के नेशनल हाईवेज में ग्रीन कवर सबसे ज्यादा है ये बताना है। तो असम के पास हाईएस्ट ग्रीन कवर है इस इंडेक्स में, फिर गुजरात, फिर तेलंगाना, बिहार, फिर तमिलनाडु। यहाँ के हाईवेज के पास सबसे ज्यादा ग्रीन कवर रिकॉर्ड किया गया है। और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, जम्मू कश्मीर के पास लोवेस्ट ग्रीन कवर है अपने हाईवेज में। ये है कुल मिला करके। इसमें जुलाई से दिसंबर 2024 तक असेसमेंट किया गया है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल इंडेक्स हेल्थ इंडेक्स जो आया है 18 राज्यों का, ये दूसरा एडिशन आया है। पहला एडिशन जो आया था 2025 में, उसके आधार पर ये सवाल पूछा गया था सीजीपीएससी में। आप देखेंगे इसमें पूछा गया है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो नीति आयोग ने पब्लिश किया है, उसके बारे में बताइए कि इन 3 स्टेट्स का क्रम कैसे है। इसमें ओडिशा टॉप पर आया था 2025 वाले इंडेक्स में, सेकंड पर छत्तीसगढ़, थर्ड पर गोवा आया था। वही हमको यहाँ पे लगाना था क्रम से। अब आ गया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026, यानी कि ये सेकंड एडिशन है। नीति आयोग का ये सेकंड एडिशन है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। पहले फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 18 प्रमुख राज्यों का राजकोषीय प्रदर्शन रिकॉर्ड किया गया था। इस बार 18 प्रमुख राज्यों के साथ साथ ये 10 पूर्वोत्तर और हिमालयन स्टेट्स को भी शामिल किया गया है। ये खास बात है, ध्यान रख सकते हैं। और इसमें एक जो चीज है कि इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, बेसिकली ये 5 इंडिकेटर्स पर आधारित है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। तो इस बार 10 नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स को और 18 स्टेट्स को इसमें शामिल किया गया है। स्टेट वाइज जो ओवरऑल जो है उसको अचीव, मतलब ये कैटेगरी में बांटा गया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। अचीवर श्रेणी में टॉप 3, यानी कि ओडिशा, गोवा, झारखंड। ओडिशा, गोवा, झारखंड ये अचीवर स्टेट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। फ्रंट रनर्स इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें कितनी 8th है। और कैटेगरी कौन सी, फ्रंट रनर है, ध्यान रखिएगा। परफॉर्मर कैटेगरी में है मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान। एस्पिरेशनल में है केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। इनका फिजिकल हेल्थ कम अच्छा है। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स को भी इसमें किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है आपके अचीवर कैटेगरी में। उत्तराखंड है यहाँ पर जो है अचीवर कैटेगरी में। परफॉर्मर में त्रिपुरा, मेघालय, असम है, मिजोरम है, सिक्किम है। एस्पिरेशनल में नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर है। इसको देखिए स्कोर के साथ देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जो है ये 8th रैंक पर है, फ्रंट रनर। उत्तर प्रदेश का स्कोर है 41.9। ठीक है, ये फ्रंट रनर में उत्तर प्रदेश। और रैंक यहाँ पे लिखिए, रैंक 8th है उत्तर प्रदेश की। ये काफी जरूरी इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा, ये पूरे 2026 के लिए बहुत जरूरी है। आगे है संयुक्त राष्ट्र की बाल मृत्यु दर की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस ने जारी किया था। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑन चाइल्ड मॉर्टेलिटी किसने जारी किया, यूनाइटेड नेशंस ने खुद। इसमें कहा गया भारत की जो नवजात मृत्यु दर है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है, ये 1990 में
जीवित जन पर 57 थी, जो 2024 में घट करके 17 रह गई है। ये याद नहीं करना है आपको, लेकिन बस ये आ सकता है कि ये यूएन चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिपोर्ट किसने जारी की है, या चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिपोर्ट किसने जारी की है, यूएन ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र की निर्यात क्षमता को साकार करने पर एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। इसमें उन्होंने कई सारे ट्रेंड्स दिए, लेकिन हम वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक बात इन्होंने हाईलाइट की कि जो स्पोर्ट्स कह सकते हैं इक्विपमेंट्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स कहाँ पे हैं भारत में, दो प्रमुख, एक पंजाब में जालंधर में और एक है उत्तर प्रदेश में। एक पंजाब में जालंधर में स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जहाँ पर स्पोर्ट्स कह सकते हैं एक्टिविटीज संबंधित जो इक्विपमेंट्स है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे बैट्स वगैरह, क्रिकेट ग्लव्स वगैरह, हॉकी की स्टिक वगैरह। तो जालंधर पंजाब में और मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अभी जो कह सकते हैं स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट भारत की हिस्सेदारी पूरे विश्व में 0.5% है, ये बढ़ेगी 2036 तक, ये 11% तक हो जाएगी, इसमें कहा गया है। मतलब इंडिया का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है, ये बताया गया था इसमें। विश्व जल विकास रिपोर्ट ये यूएन ने जारी की थी, और नगोया प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन पर पहली रिपोर्ट भारत ने जारी कर दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट अभी हासिल करने के रास्ते पर भारत है, जो कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ तालमेल को दिखाता है। 2030 तक बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को कम करना और ठीक करना है। तो भारत अपने 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट हासिल करने के बिल्कुल एकदम रास्ते पर है, ये इन्होंने कहा है। नगोया प्रोटोकॉल एक ग्लोबल एग्रीमेंट है, 2010 में जैव विविधता पर कन्वेंशन के तहत अपनाया गया था, और ये 2014 से मतलब कह सकते हैं अडॉप्ट किया गया, 2014 से इम्प्लीमेंट किया जाना शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि हमको कैसे अपने जेनेटिक रिसोर्सेज को मैनेज करना है पूरे विश्व के, मतलब ये जितने भी नगोया प्रोटोकॉल के सिग्नेटरी हैं, उनको किस तरीके से अपने जेनेटिक रिसोर्सेज को मैनेज करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जेनेटिक हार्म, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी हार्म कम से कम हो, ये है कुल मिला करके। नगोया प्रोटोकॉल में यही है कि एक्सेस जेनेटिक रिसोर्सेज का बेनिफिट शेयरिंग जो है, ये कह सकते हैं फेयर रहे। ठीक है, एक देश ऐसा ना हो कि जेनेटिक रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, दूसरे को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो नागोया प्रोटोकॉल बेसिकली किससे संबंधित है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। ये इफेक्ट में कब आया, 2014 में, और जो है ये अपनाया कब गया था, अडॉप्ट किया गया था 2010 में, इफेक्ट में कब आया, 2014 में, ध्यान रखिएगा। एप्स एंड पोर्टल्स देख लेते हैं। मी हेल्थ ऐप ये मार्च 2026 में जारी किया गया था केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। मी हेल्थ ऐप से आप केरल के अस्पतालों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथी ऐप ये जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी कानपुर के सहयोग से। तो बेसिकली प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, जेई, नीट, सीयूईटी, एसएससी, आईबीपीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो लेक्चर कंटेंट, मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए साथी ऐप जारी किया गया था। ठीक है। शाइन ऐप या मॉड्यूल ये भारतीय रेलवेज के द्वारा 8 मार्च 2026 को जारी किया गया। शाइन का मतलब है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ठीक है, ये इंडियन रेलवेज ने जारी किया है वर्क प्लेसेस में सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए। बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल सुजीविका जारी किया था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। बायो प्रौद्योगिकी विभाग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये एआई पावर्ड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बताता है कि कौन कौन से हमारे कह सकते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं बायोटेक्नोलॉजी से। प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो एआई टूल सुदर्शन, ये सेबी ने जारी किया था सुदर्शन। बेसिकली जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बताते हैं कि इस चीज में इन्वेस्ट कर लो, उस चीज में इन्वेस्ट कर लो, उनको रोकने के लिए जारी किया गया था कि जो मिसलीडिंग पोस्ट है, जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, वो लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को, उनको रोकने के लिए और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए ये लाया गया था सुदर्शन। मिसलीडिंग पोस्ट जो अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो फर्जी लोग हैं, जो ज्ञान देते फिरते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो सिक्योरिटी मार्केट में, तो उनके खिलाफ उनकी मिसलीडिंग पोस्ट हटाने के लिए लाया गया था टूल सुदर्शन, एआई पावर्ड टूल सुदर्शन। इसके द्वारा लाया गया था, हमारे देश में जो मार्केट रेगुलेटर है, जो सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेट करता है, सेबी, उसके द्वारा लाया गया था ये। एमसीक्यू सेक्शन पर हम आ जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू सेक्शन मार्च मंथ के डिस्कस करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिख करके जाइएगा कमेंट में। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इक्षामती नदी गंगा डेल्टा का एक भाग है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर के बहने वाली एक नदी है। कुछ भागों में इन दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। तो इच्छामती रिवर न्यूज में थी, ये सही है। इच्छामती और जलांगी ये दोनों रिवर जो है कुछ हद तक वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच ये नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं कुछ स्ट्रेचेस में।
18 फेब 2026 को केरल मंत्रिमंडल ने केरल नेटिविटी कार्ड विधेयक पेश किया था। इसका ये कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि केरल के लोगों को एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं जो इंश्योर करे कि वो केरल के निवासी हैं। 19 फेब 2026 को जिम्बाब्वे ने HIV की रोकथाम के लिए एक लंबे समय तक असर करने वाला एक इंजेक्शन लेनकैपविर जारी किया था, और ऐसा इंजेक्शन जारी करने वाला पहला देश बन गया था जो HIV को फाइट करेगा। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है HIV जिसको हो जाता है, लंबे समय तक फिर वो एड्स बन जाता है हमारे शरीर में, और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करके हमारे शरीर को इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल बना देता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको ट्रीट करना जरूरी है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, 1, 2 एंड 3 तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। 1 मार्च 2026 को केरल के किस जिले के पनाइल में लगभग 2000 साल पुरानी जो आयरन एज से जुड़ी लेटराइट चट्टानों को काटकर बनाई गई एक गुफा का पता चला है। आयरन एज को बिलोंग करने वाली एक लेटराइट चट्टान को काटकर बनाई गई केव का पता चला है कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरल से। कासरगोड केरल से ये लौह युग की एक केव का पता चला है। डी सही उत्तर है। 18 फरवरी 2026 को भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और यूरोपियन यूनियन के टेक संप्रभुता सुरक्षा और लोकतंत्र की कार्यकारी उपाध्यक्ष हैना विरकुनेन के साथ कहां पर एक यूरोपियन लीगल गेटवे कार्यालय का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का शुभारंभ यहाँ पे किया गया था न्यू दिल्ली में। डी यहाँ पे सही है, डी। अब जो कि वॉर चल रहा है तो काफ़ी सारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज और एमिनिशंस यूज़ किए जाएंगे, उसके बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ये कि यूएस का सिस्टम मिसाइल सिस्टम, ये सही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 10 करोड़ फॉलोअर्स की उपलब्धि पार कर गए हैं इंस्टाग्राम में, ये रॉन्ग है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ फॉलोअर्स की संख्या पार कर ली है। डेविड स्लिंग इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसराइल ने डेवलप किया यूएस के कोलैबोरेशन से, ये सही है। इसका भी इस्तेमाल किया गया था डेविड स्लिंग का। तो हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा इनकरेक्ट, ओनली 2 है, ओनली 2। नरेंद्र मोदी जी के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर ये पार कर गए हैं 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़। आगे 19 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया था? बिहार स्टेट को नक्सल फ्री घोषित किया गया है 19 फरवरी 2026 को। आगे 23 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किस एम्स में लिवर प्रत्यारोपण इकाई और रोबोटिक सर्जरी प्रणाली का शुभारंभ किया? एम्स भुवनेश्वर में किया गया था शुरू, ठीक है। लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, एम्स भुवनेश्वर। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिला के रामबल्ली में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। बेसिकली आंसर हो जाएगा इसमें बी, आंध्र प्रदेश। ये होगी इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केरल राज्य का नाम बदलकर केरलाम करने की मंजूरी जो है कैबिनेट ने दे दी है, ये सही। किसी राज्य के नाम बदलने वाला विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है, सही। और राष्ट्रपति को विधेयक से संबंधित राज्य विधानमंडल के पास राय जानने के लिए भेजना अनिवार्य होता है, तो ये सही। उत्तर हो जाएगा इसमें डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, डी सही है। प्रोसीजर जो है नेमिंग ऑफ स्टेट का मतलब जो नाम बदलना होता है वो प्रोसीजर समझ लीजिए। संवैधानिक प्रक्रिया गिवन है आर्टिकल 3 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 में गिवन है, ठीक है। और किस तरीके से होता है? स्टेट लेजिस्लेचर अपना रेजोल्यूशन पास करता है, यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका कह सकते हैं स्क्रूटनी करती है। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है प्रपोजल को देखता है और देखता है कि रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज या एजेंसीज से कंसल्ट करना सही है या फिर नहीं। उसके बाद यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी होता है, जैसे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। प्रेसिडेंट अपना रेफरेंस देंगे, प्रेसिडेंट जो है बिल को रिफर करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में ओपिनियन के लिए, ये आर्टिकल नंबर 3 में प्रोविजन गिवन है। वहाँ से जब ये आ जाएगा तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी होता है, और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ये पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा बिल, और दोनों हाउस इसको पास करेंगे। पहली अनुसूची में संशोधन होगा और नया नाम कानूनी रूप से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये चेंज किया जाता है और स्टेट का नाम बदल करके केरलाम हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे है 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस वायुसेना स्टेशन पर हल्के लड़ाकू विमान हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड उसमें उड़ान भरी थी? कहाँ से उड़ान भरी थी? जैसलमेर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी थी। 2023 में 2025 में
जो है उड़ाया था प्रेसिडेंट जी ने सुखोई 30 MKI और राफेल में उड़ान इन्होंने भरी थी 2025 में। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर 5 नदी प्रकाश स्तंभों का उद्घाटन किया, यानी कि 5 रिवर लाइट हाउसेस का ये किया। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा फैक्चुअली, क्योंकि 4 का किया है। 4 लाइट हाउसेस का, रिवर लाइट हाउसेस का फाउंडेशन रखा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ये फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। आगे है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये नैरो वाटरवे है, ये ईरान और ओमान के बीच स्थित है, ये करेक्ट है, ये काफी चर्चा में भी है। ये जलडमरू मध्य एकमात्र ऐसा सी पैसेज है जो कि अलाउ करता है पर्शियन गल्फ वाटर्स को ओपन वाटर्स या फिर इंडियन ओशन में रीच करने के लिए, तो ये सही है। इंडियन ओशन का एक्सेस के लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से ईरान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 2 और 3 ओनली, बी यहाँ पे सही है, बी सही उत्तर है। आगे क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2026 को किसने केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की के परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन के दूसरे संस्करण को जारी किया है, यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 को निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया। यस, ए सही है इसमें, ए। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की अवधि क्या है? इसको तो बजट 2000 कह सकते हैं 25-26 में अनाउंस किया गया था। इसकी अवधि रहेगी 2025 से 2030 तक, 5 वर्षों के लिए रहेगी, ध्यान रखिएगा। एसेट मोनेटाइजेशन के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। आगे क्वेश्चन है, बिहार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कंस्ट्रक्शन किस न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सोनपुर में? तो सोनपुर सारण में पड़ता है, वहां पे एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, ए यहाँ पे सही है, ए। 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है, और ये 5th लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने के बाद ये हो जाएगा हमारे देश का 24वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा भारत का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए अमित शाह जी ने 4 डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च किया, और जो मैस्कॉट है प्रगति विमेन मैस्कॉट और विकास जो है मेन मैस्कॉट जारी किया गया था न्यू दिल्ली से सेंसस के लिए, सही। आगे है, मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2030 तक जारी करने का अप्रूवल दे दिया है, ये रॉन्ग है। जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाई गई, लेकिन ये 2028 तक की गई है, दिसंबर 2028 तक। आगे देवभूमि फैमिली बिल 2026 में पारित किया गया था उत्तराखंड की असेंबली के द्वारा, ये सही है, ये करेक्ट है। हमारा उत्तर हो जाएगा ओनली सेकंड इनकरेक्ट है, ओनली सेकंड। जल जीवन मिशन आगे जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन कब तक के लिए? दिसंबर 2028 तक के लिए। सुजलाम भारत इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, इसमें हर विलेज को एक यूनिक सुजल विलेज आईडी यहाँ पे दी जाएगी, सर्विस एरिया आईडी या सुजल विलेज आईडी यहाँ पे जारी की जाएगी, ठीक है। देवभूमि फैमिली बिल 2026 में ये लाया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। इसमें ये रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वहाँ के फैमिलीज के, एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस वहाँ बनाना चाहते हैं उत्तराखंड में। 22 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में IBM AI गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया था? लखनऊ में किया था। 17 फरवरी 2026 को मिजोरम के मुख्यमंत्री लालधुमा ने किस नदी पर बने लंगटेकाई पुल का उद्घाटन किया? लंगटेकाई पुल की बन रहा है तलावंग रिवर पर। तलावंग रिवर ये बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर लेंग टेकाई ब्रिज बन रहा है। आगे प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? एसिक का 75वां स्थापना दिवस से बनाया गया था, ठीक है, 75वां। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्मी हॉस्पिटल के सर्जनों ने मोतियाबिंद सर्जरी के साथ साथ इंट्रा ऑपरेटिव एक्वस एंजियोग्राफी द्वारा निर्देशित हाइड्रस माइक्रोस्टेंट का विश्व का पहला सफल ये प्रत्यारोपण किया था। ये एक यूनिक सर्जरी ये परफॉर्म की गई थी आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के द्वारा, ये सही। आगे है, सर्बानंद सोनोवाल ने अप्रूव किया था रिनोवेशन हिस्टोरिक बास्कुले ब्रिज का, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर कोलकाता में स्थित है, ये भी सही है। आगे टाटा स्टील जो है फर्स्ट माइनिंग कंपनी बना है जिसने 50 मिलियन टन यहाँ पे आयरन प्रोड्यूस किया है 2025-26 में। ये 50 मिलियन टन प्रोड्यूस किया NMDC ने, NMDC ने प्रोड्यूस किया, ना कि टाटा स्टील ने। ये रॉन्ग हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 2 ओनली करेक्ट, 1 और 2 ओनली यहाँ पे करेक्ट है, 1 और 2 केवल। NMDC लिमिटेड ये पहली माइनिंग कंपनी बन गई जिसने 50 मिलियन आयरन का प्रोडक्शन किया, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। आगे प्रश्न है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 25वां स्थापना दिवस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का अपना ये मनाया गया था। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1 मार्च 2002 में।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर 3 ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी ये अनाउंस किए गए थे सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। ये सही तो है, लेकिन कामरूप ने डिब्रूगढ़ में असम में ये बन रहे हैं प्रोजेक्ट। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि अरावली हिल्स को डिफाइन करने के लिए जो कमेटी बनी है उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, ये सही। आगे समान नागरिक संहिता यूसीसी समिति जो गुजरात ने बनाई थी, उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी है। यस, ये सही है। उत्तर इसमें हो जाएगा करेक्ट 2 and 3 ओनली। 2 and 3 ओनली करेक्ट है, सी। 2 and 3 ओनली करेक्ट। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो है कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया है। 10 मेंबर की हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनी है। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगी? कंचन देवी। कंचन देवी इसमें करंट डायरेक्टर है ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की। इनकी अध्यक्षता में कमेटी डिफाइन करेगी कि अरावली हिल्स की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईसे ने अपनी कौन सी एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई थी? 11 मार्च 2026 को 10वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस हॉलैंडे की अध्यक्षता में 30 नवंबर 2015 को। इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था COP21 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पेरिस में। COP21 पेरिस में इसको प्रपोज किया गया था। 125 कंट्रीज जो है इसके सिग्नेटरीज हो चुके हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2026 को निम्नलिखित में से किसने ओडिशा के भुवनेश्वर में इफ्को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया? ये किया था अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह जी ने। इफ्को का ये सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र भुवनेश्वर में बना है, सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है बताना है। नैनो बनाना 2 लॉन्च कर दिया है गूगल ने, जो कि उनका एडवांस वर्जन है नैनो बनाना का, इमेज जनरेशन मॉडल का, ये सही। आगे सवाल है कि गुजरात सरकार ने नगर निगम क्षेत्रों में थीम आधारित नमो गौरव पार्क परियोजनाओं के विकास के लिए अपने राज्य बजट में ये बजट को मंजूर किया है। तो नमो गौरव पार्क कहाँ पर बनेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात। भारत के भूपति राजू अनमिश वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ये सही है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, उपयुक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अब देखेंगे ये जो माउंटेनियर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हैं, इन्होंने 92 दिवस 4 घंटे 45 मिनट में रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अपना एसेंट शुरू किया था रशिया के माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ाई से, और 23 जनवरी 2025 को अंटार्कटिका में 7वीं चोटी सिडली पर पहुंचे थे। हालांकि इनको फाइनल रिकॉग्निशन अभी फेब 2026 में मिला है, अनमेश वर्मा को। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राधिकरण डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख पोर्ट बना है? यह है VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। इन्होंने अपना डिजिटल ट्विन जारी कर दिया है। डिजिटल ट्विन आपको सरल भाषा में समझाएं कि जैसे VO चिदम्बरनार पोर्ट को अगर आपको देखना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, उसका डिजिटल ट्विन बन जाएगा, तो आप उसे एक जगह पर देख सकते हैं, डिजिटली देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन जा रहा है कौन आ रहा है, मतलब एक छोटा मॉडल के रूप में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव यही है, एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिससे आप एक बहुत बड़ी सी चीज़ का एक छोटा प्रारूप देख सकते हैं। जैसे हम लोग मैप देख सकते हैं तो 1 डायमेंशनल होता है, ये डिजिटल ट्विन जो है ये एक 3D टाइप का स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं उसमें, और प्रॉपरली देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ क्या क्या हो रहा है। बी यहाँ पे सही है, VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। डिजिटल ट्विन जो है ये वाराणसी सिटी का भी बनाया गया है। तो डिजिटल ट्विन बनाने का उद्देश्य क्या? रियल टाइम ऑपरेशनल मॉनिटरिंग को सक्षम बनाना। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को समर्पित प्राकृतिक कृषि ग्रामों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? ये गुजरात सरकार। नेचुरल फार्मिंग विलेजेस के रूप में गुजरात सरकार अपने करीब 500 विलेजेस को ट्रांसफॉर्म करेगी फेज वाइज, केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने जनवरी 2026 में सालाना आधार पर 4.8% की वृद्धि दर्ज की है, ये सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि सारस क्रेन सर्किट ये डेवलप करेंगे, जिससे स्टेट बर्ड सारस क्रेन का कंजर्वेशन हो सके, ये अनाउंसमेंट किया गया था, ये सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का नाम अब विद्या गौरी नीलकंठ सभापुरम रखा जाएगा। ये अनाउंसमेंट तो हुआ था, लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने किया था, मोदी जी ने नहीं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? उत्तर हो जाएगा 1 and 2। 1 and 2 ओनली यहाँ पे करेक्ट है, 1 and 2 ओनली, बी। सारस क्रेन सर्किट में किन 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे? मैनपुर और इटावा डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा सारस क्रेन सर्किट बनाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा।
गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि वहाँ की यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके विद्या गौरी नीलकंठ के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात की फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट थी। आगे प्रश्न है कि 15 मार्च 2026 को निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों या फिर यूटीज में चुनाव की घोषणा की थी, मतलब जो है चुनाव होने वाले हैं कहाँ पे? 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2026 में। कहाँ कहाँ पे होने हैं? असम में होना है, असम में होना है, केरल में होना है, पुडुचेरी में होना है, तमिलनाडु में होना है और वेस्ट बंगाल में चुनाव ये होने हैं। ठीक है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, सी यहाँ पे सही है, सी। आगे प्रश्न है कि 27 फेब 2026 को निम्नलिखित में से किसने न्यू दिल्ली में सरकारी लेन देन करने वाले बैंकों के संचालन दक्षता को मजबूत करने के लिए 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। 2 इनिशिएटिव का नाम क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक मैनुअल और पब्लिक सेक्टर बैंक डैशबोर्ड। पब्लिक सेक्टर बैंक डैशबोर्ड और पब्लिक सेक्टर बैंक मैनुअल ये किसने जारी किया है? टीसीए कल्याणी ने, टीसीए कल्याणी ने। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया था। यहाँ पर एथिकल हैकर्स वगैरह ये सब शामिल हुए थे देखने के लिए कि यूआईडीए के सिस्टम कितना मजबूत है, वेबसाइट वगैरह में कोई बग वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो ये पहला सही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्म यहाँ पर बैंक्स के लिए इशू किया है, जो कि 2026-27 के लिए लागू होंगे, ये सही। आगे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था रिलैक्सेशन ऑफ एफडीआई रूल्स फॉर बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज। जैसे जिन कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है उनके लिए एफडीआई रूल्स में ढील दी थी केंद्र सरकार ने, मंत्रिमंडल ने, ये सही आंसर हो जाएगा इसमें, डी। डी यहाँ पे सही है। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना की घोषणा की थी? एक्वा पार्क प्रोजेक्ट बनेगा अनंतनाग में। कहाँ बनेगा? अनंतनाग में, ए यहाँ पे सही है, अनंतनाग। आगे है, राजस्थान विधानसभा ने बजट सत्र के दौरान कितने ऐतिहासिक स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? 3 स्थानों के नाम बदलेंगे और ये सवाल आरएस में पक्का पक्का आएगा जरूर। 3 स्थानों के नाम बदलेंगे, जैसे माउंट आबू अबुराज कहलाएगा, कामन को कामवन कहेंगे और जहाजपुर जो है यज्ञपुर कहलाएगा। 27 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जिसे WHO ने HIV और साइफिलिस के मां से बच्चे की ट्रांसमिशन को समाप्त करने के लिए मतलब प्रमाण पत्र दे दिया है? डेनमार्क जो है ये WHO द्वारा HIV और साइफिलिस के मदर टू चाइल्ड संक्रमण को पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। हालांकि क्राइटेरिया 0 का नहीं होता है, ये होता है कि 1000 लाइव बर्थ पर अगर 50 से कम यहाँ पर इन्फेक्शन है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो रहा है HIV और साइफिलिस का, तो ये 0 मान लिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 49वां मनाया था। अगर आपसे पूछें कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? भारत ने भीषण बाढ़ से प्रभावित मलावी को मानवीय सहायता के तहत 500 मीट्रिक टन चावल और राहत सामग्री, आवश्यक दवाएं भेजी थी। ये इनकरेक्ट है क्योंकि मोजाम्बिक को भेजी ना, मोजाम्बिक को रिलीफ मटेरियल भेजा है, ना कि मलावी को। कुर्दिस्तान रीजन चर्चा में था। कुर्दिस्तान एक ब्रॉडली डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन है। ट्रेडिशनली यहाँ पर कुर्द जाति के जो लोग रहते हैं, ये कहाँ पे स्प्रेड है? ईस्टर्न टर्की में, नर्दर्न इराक में, वेस्टर्न ईरान में और स्मॉलर पार्ट्स ऑफ सीरिया और आर्मेनिया में कुर्द लोग रहते हैं। इसको कुर्दिस्तान कहा जाता है, कुर्दिस्तान, ये सही। और खाइबर या फिर खुर्रम शाहर 4 मिसाइल जो है ये ईरान की मिसाइल है, ये इसका इस्तेमाल अभी युद्ध के दौरान किया था इन्होंने, ये सही है। हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली 1, इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली 1। मोजाम्बिक के बारे में अगर आप देखें तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का भाग है, ये पड़ता है साउथ ईस्टर्न वाले भाग में यहाँ पे। ठीक है, मोजाम्बिक यहाँ पे पड़ता है। इसकी कैपिटल है मापुटो। ठीक है, ये मोजाम्बिक ये पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली फ्लड आई हुई है, तो भारत सरकार ने यहाँ पे राहत सामग्री यहाँ पे भेजी है। न्यू दिल्ली में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये 50वां ये दिवस मनाया गया था। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ईडन गार्डन कलकत्ता में, ईडन गार्डन कलकत्ता में। आगे प्रश्न है, 1 मार्च 2026 को निम्नलिखित में से किसने तिरुवनंतपुरम स्थित BRIC
राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में पुनर्योजी कोशिकाओं और सेंसरों के लिए केंद्रीय सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था, यानी कि सेंट्रल फैसिलिटी फॉर रीजनरेटिव सेल्स एंड सेंसर्स। ये राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में इसकी मतलब कह सकते हैं इनॉग्रेशन किया था जितेंद्र सिंह जी ने। सी यहाँ पे सही है, सी। एक फीमेल मादा चीता ज्वाला जिसने अभी 5 कप्स को जन्म दिया है कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से भारत में चीतों की संख्या क्या पहुंच गई है? 53 चीता यहाँ पे हो चुके हैं। और प्रोजेक्ट चीता की अगर आप बात करें, प्रोजेक्ट चीता ये कब शुरू किया गया था? सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। कुनू नेशनल पार्क में ही सबसे पहले यहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, कई सारे मरे भी, लेकिन कई सारे कब्स पैदा भी हुए, तो 53 हो चुके हैं भारत में। आगे है नंद किशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन में। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जो डिटेंशन है उसको इमीडिएट इफेक्ट से सरकार ने खत्म कर दिया था 14 मार्च को। 14 मार्च को, ये सही। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एमजेन नामक एक मटेरियल विकसित किया जो हाइड्रोजन ईंधन बनाने और समुद्री पानी को शुद्ध करने में सक्षम है। तो एमजीन ये मटेरियल जो है ये आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने बनाया है, आईआईटी मद्रास के नहीं। तो आईआईटी गुवाहाटी यहाँ पे होगा, आईआईटी गुवाहाटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 वीक्स की जो पेड मैटरनिटी लीव है ये एडॉप्टिव मदर्स को भी मिलेगी। हमसा नंदी नंदुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दत्तक माताएं हैं यानी उन्होंने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया तो उनको भी पेड मैटरनिटी लीव यहाँ पर 12 हफ्तों की मिलेगी। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 3 ओनली करेक्ट, 1 और 3 ओनली। सी यहाँ पे सही है, सी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 60 क्लॉज 4 जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें जो है जो माताएं बच्चा गोद लेती हैं उनके लिए एज लिमिट रखी गई थी कि अगर 3 महीने के से कम का बच्चा है तो ही मैटरनिटी लीव पेड मिलेगी, 12 सप्ताह की अदरवाइज नहीं। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि बच्चा किसी भी उम्र का अडॉप्ट करे माँ, उसको मैटरनिटी लीव पेड वाली 12 सप्ताह की मिलनी ही चाहिए। आगे है कि 11 मार्च 2026 को उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर के हरीश राणा मामले में भारत में पहली बार पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी है? तो ये गाजियाबाद के रेसिडेंट है। ये केस काफ़ी चर्चा में भी है, काफ़ी सारे इसमें इमोशनल एंगल है, लीगल एंगल है। तो हर्षित राणा 32 साल के गाजियाबाद से हैं, 13 साल से कोमा में। सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको परमिशन मिल गई कि राइट टू लाइफ में जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने का राइट भी शामिल है। 12 मार्च 2026 को निम्नलिखित में से किसने अराकू कौनी नामक आंध्र प्रदेश का पहला जनजातीय मिलेट आधारित मेन्यू लॉन्च किया था? तो हमसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि भारत में किस राज्य में हम ट्राइबल मिलेट बेस्ड मेन्यू जारी किया गया? तो उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने इसको जारी किया था। मिलेट बेस्ड मेन्यू, ट्राइबल मिलेट बेस्ड मेन्यू वहां पर जारी किया गया था, बी यहाँ पे सही है। मार्च 2026 में विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है 2025-26 के लिए भारत की संचित निधि से सरकारी खर्च हेतु धन निकालने के लिए। ठीक है, ये सही। आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और सर्विस वोटर्स और पर्सनल जो है जो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं आगे आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जो 5 राज्यों में अपना पोस्टल बैलेट से वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सही। वोटर लोग फॉर्म 12D भर करके अपने बीएलओ को दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन डेट अनाउंस होने के 5 दिन के भीतर ये करना होता है। ठीक है, पोस्टल बैलेट के लिए ये प्रावधान है। बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने सुमो टू कॉग्निजेंस लिया और एक कमेटी बनाई गई है धनंजय मोहन की अध्यक्षता में। धनंजय मोहन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और ये बेसिकली देखेगी जो इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक रिस्क जो है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से जो हो रहे हैं भारत में, उसको देखने के लिए ये धनंजय मोहन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। पैसिव एलियन स्पीसीज, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से जो सोशियो इकोनॉमिक खतरा हो रहा है, इकोलॉजिकल खतरा हो रहा है, उसको असेस करने के लिए कमेटी बनाई गई है। ये सही है, धनंजय मोहन समिति, ध्यान रखिएगा। उत्तर हो जाएगा इसमें डी, सभी कथन यहाँ पे सही हैं। भारत सरकार ने 20 मार्च 2026 को आयकर नियम यानी कि इनकम टैक्स रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है, ये सही। आगे है कि त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है मिजो लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में शामिल कराने के लिए। ये गलत है, ये मिजोरम की जो कह सकते हैं असेंबली ने किया है, ना कि त्रिपुरा। मिजोरम के लिए किया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट
सेकंड ओनली सेकंड यहाँ पर इनकरेक्ट है। मिजोरम की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया मिजो लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कराने के लिए। आगे आए मार्च 2026 में किस राज्य की युवा नेता स्तुति प्रधान को विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था? तो स्तुति प्रधान कहाँ से? सिक्किम से। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे स्तुति प्रधान, ये सिक्किम से। 18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से किस वित्त वर्ष की अवधि तक लघु जल विद्युत या स्मॉल हाइड्रो पावर विकास के लिए योजना को मंजूर कर दिया है। 1 से 25 मेगावाट कैपेसिटी के स्मॉल हाइड्रो पावर इसमें लगाए जा सकते हैं। हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बेसिकली इससे फायदा मिलेगा। तो ये 2026-27 से शुरू होकर ये फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम जारी कर दी गई है। डी यहाँ पे सही है, डी। 21 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक पदासीन रहने वाले प्रमुख का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पवन कुमार चामलिंग का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहे और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इस तरीके से उनके जो है काफ़ी वर्ष हो गए हैं। पवन कुमार चामलिंग जो है बेसिकली 25 वर्ष तक रहे थे, 1994 से 2019 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे 2001 से 14 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टर रहे 2014 से, ठीक है, या अब तक 26 तक। तो इस तरीके से उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है एज एन इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मार्च 2026 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार पार्किंसंस और गंभीर हृदय विफलता के लिए भूतपूर्व स्टेम सेल उपचारों को मंजूर किया है? आपको पता है पार्किंसंस डिसीज का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन इसके लिए स्टेम सेल टेक्निक इंट्रोड्यूस करने वाला देश बना है पहला जापान बना है। डी यहाँ पे सही है। आगे है मार्च 2026 में ओडिशा के भुवनेश्वर जिले स्थित तटीय गांव कुसुनपुर को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहल के तहत स्मार्ट विलेज के रूप में घोषित किया गया है। ये कुसुनपुर चुना गया है, लेकिन भुवनेश्वर का नहीं है, ये कोस्टल विलेज है केंद्रपाड़ा का। केंद्रपाड़ा पड़ता है वहाँ का एक कुसुनपुर, और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के इनिशिएटिव के तहत इसको स्मार्ट विलेज घोषित किया गया है। ये सही है, तो फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था सिलचर असम में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, ये सही है। इसकी डिटेल में अगर जाएंगे तो ये सिलचर शिलोंग हाई स्पीड कॉरिडोर जो बन रहा है 166 किलोमीटर लंबा, इसको कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है। शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर जो है 166 किलोमीटर लंबा, नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस NDC 2031 से 35 तक के लिए टू बी रिपोर्टेड टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन 25 मार्च। मतलब UNFCCC के लिए अपना जो नेशनली डिटरमाइंड टारगेट जो रहेगा 2031 से 35 तक का, वो इंडिया ने अप्रूव कर दिया। ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2 and 3 ओनली बी। 2 and 3 ओनली बी। UNFCCC के लिए इंडिया ने अपना NDC घोषित किया है, उसका कुछ देख लेते हैं। ये कहा है इंडिया ने कि GDP मतलब ये एमिशन इंटेंसिटी है जो GDP की है वो 47% तक कम करेगा भारत 2035 की तुलना में। 2035 में 2005 की तुलना में 47% तक एमिशन इंटेंसिटी अपने GDP की कम करना चाहता है। इंडिया ने कहा है कि 60% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से भारत प्राप्त करेगा 2035 तक, ठीक है। ये इंडिया ने प्लेज किया है UNFCCC के लिए। आगे 15 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस जिले के उमरी गांव में समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं के पायलट इनिशिएटिव के तहत एक समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया था? समृद्धि ग्राम डिजिटल सर्विसेज ये शुरू की गई थी गुणा मध्य प्रदेश में। 16 मार्च 2026 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था? फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल ये पारित किया था महाराष्ट्र ने ये बिल पारित किया था। इसमें जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धार्मिक धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। अगला सवाल कि कायपो ट्राइब जो है ये अमेजन रेड फॉरेस्ट के नेटिव्स हैं, और इनके भाषा में या कल्चरल कह सकते हैं डायमेंशंस में कोई भी टाइम या मंथ या ईयर के लिए कोई भी शब्द नहीं है। ये काफ़ी चर्चा में थी ट्राइब। ये कायपो ट्राइब नहीं है, ये चर्चा में थी हमारी अमेजोन की अमेंडोवा ट्राइब। इनके बारे में कहा गया था कि ये चेंज की अवधारणा को तो मानते हैं, लेकिन इनकी डिक्शनरी में या फिर कह सकते हैं इनकी अवधारणा में
टाइम, मंथ या ईयर कुछ नहीं है, मतलब ये कैलकुलेट नहीं करते हैं अपनी एज, ये कैलकुलेट नहीं करते हैं कि बर्थडे कौन सा किसका है। इनके हिसाब से ईयर, मंथ और टाइम की कोई अवधारणा नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल चेंज में बिलीव करते हैं। अमंडोवा ट्राइब अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहती है। तो पहला यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। वाराणसी सिटी जो उत्तर प्रदेश की, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, इतने ट्री लगाए जस्ट एक घंटे के समय में सुजाबाद डोमरी एरिया में। ये सही। आगे अमेरिका के मोंटाना के मिसौला स्थित जो यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना के प्रतिष्ठित माइक मैन्सफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये सही। हमारा उत्तर हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली वन। इनकरेक्ट, ओनली वन। वाराणसी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, ये जो है 8 साल पुराना चाइना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 1 घंटे में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं पौधे लगाने का। मियावाकी मेथड से 350 बीघा के रीजन में नामो वन में अर्बन फॉरेस्ट लगाया गया था और 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड ये बनाया गया वाराणसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था इंडिया फर्स्ट रिंग मेट्रो मजलिस पार्क मौईपुर कॉरिडोर में, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन में। मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर में भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन पीएम ने किया था। ये सही। ECA एक्ट यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ये लागू की गई थी मार्च में, जिससे अनइंटरप्टेड सप्लाई LPG और नेचुरल गैस की वेस्ट एशिया वॉर के चलते हुए भारत में इंश्योर की जा सके। ये सही है। उत्तर हो जाएगा इसमें C, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1 and 2 बोथ करेक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एस्मा एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, दोनों ही इन्वोक किए जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारत की पहली फुली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो ये कहाँ पे लागू, मतलब ये ऑपरेशनल हो गई, न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। 26 फरवरी 2026 को नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में पहला राज्य नवाचार मिशन का शुभारंभ किया? अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये त्रिपुरा में ये स्टेट इनोवेशन मिशन ये शुरू किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेट इनोवेशन मिशन त्रिपुरा में, ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के किस जिले के कायद रीजन में 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया? अजमेर से किया था ये, अजमेर से। बी यहाँ पर सही है। HPV वैक्सीन बेसिकली इसको ट्रीट करने के लिए है, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीनेजर्स में सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर का खतरा होता है और उसके लिए वैक्सीन यहाँ पे लगाई जाएगी। ये वॉलंटरी है, मतलब जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट यहाँ पे जरूरी है, सबको ऐसे नहीं लगेगी जबरदस्ती जब तक कोई कंसेंट नहीं देगा। अजमेर से ये अभियान शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? AI हायरिंग स्टार्टअप मरकौर के सह संस्थापक सूर्या मिधा ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ करके विश्व के सबसे युवा अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया। ये सही। सूर्या मिधा काफी चर्चा में थे। को फाउंडर ऑफ AI हायरिंग स्टार्टअप मरकौर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कलिंजर फोर्ट जो बांदा में है उत्तर प्रदेश में, इसको एक जियो हेरिटेज साइट। ये सही है। यस, ये सही है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का। ये रॉन्ग है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट या फिर कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट स्टेटमेंट है 1 and 2 ओनली, 1 and 2। बी यहाँ पर सही है। कलिंजर फोर्ट जो है बांदा का, ये विंध्यन माउंटेन रेंज में स्थित है। कलिंजर अभियान ही वो कह सकते हैं अभियान है जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। कलिंजर फोर्ट ज़्यादातर चंदेल शासकों के अधीन रहा है। ठीक है, अभी एक जियो हेरिटेज साइट ही घोषित हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद के किस शहर में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? ATMP फैसिलिटी ये है माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी की। इसका ये प्लांट जो है ये इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है? साणंद में, साणंद गुजरात में। ए यहाँ पे सही है, ए। नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस फैसिलिटी को डेवलप किया गया है। ऑक्सफोर्ड के किस संग्रहालय ने 59 वर्ष के बाद संत तिरुमंगई अलवार की 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटा दी है? एस्मोलियम म्यूजियम में ये रखी हुई थी। एस्मोलियम म्यूजियम ने फाइनली ये भारत को लौटा दिया है, क्योंकि यहाँ के मंदिर से चुरा ली गई थी। पेरुमल मंदिर जो थड़ीकोम्बू तमिलनाडु में है, श्री सौंदरराज पेरुमल मंदिर तड़ीकोम्बू में,
वहाँ से इसको चुरा लिया गया था, अभी वहाँ पर वापस जाएगी ये प्रतिमा तिरुमंगई अलवार की। इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। इंडिया ने अपना ये बॉर्डर ट्रेड चाइना के साथ शुरू कर दिया है, लीपू लेक पास से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड से 7 साल बाद ही शुरू कर दिया है, कोविड के बाद। ये सही। आगे है मलेशिया ने जो है नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर की है, जो अभी वेस्ट एशिया वॉर जो चल रही थी उसमें। ये गलत है, ये फिलीपींस ने डिक्लेयर किया था, मलेशिया ने नहीं। फिलीपींस ने डिक्लेयर किया था नेशनल लेवल इमरजेंसी स्टेट ऑफ हॉर्मोज में डिसरप्शंस को लेकर के। आगे है क्यूबा ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को कम्प्लीटली फेलियर ही घोषित कर दिया था और ब्लैकआउट हो गया था क्यूबा में वॉर के चलते। ये सही है, ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, सेकंड ओनली इनकरेक्ट है, सेकंड ओनली। इसमें आप देखेंगे फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने ऑफिशियल नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से में जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा था। वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट यहाँ पे देखा गया था क्यूबा में, क्योंकि वहाँ पर ग्रिड फेल हो गई थी और फ्यूल शॉर्टेज वहाँ पे देखी गई थी। 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की घोषणा मंजूर कर दी है। मतलब यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि जो ये तमिलनाडु का एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाएगा। यह है मदुरई एयरपोर्ट, मदुरई एयरपोर्ट। डी यहाँ पे सही है, डी। आगे है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन या किस एजेंसी ने एक पैन इंडिया ट्रक ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाया था, जिसको टीम कल्कि कहा गया था, जो कि जनवरी 2025 से एक्टिव है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इनिशिएटिव था ये, बी यहाँ पे सही है, बी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी ने इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स का उद्घाटन किया था। इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स से बनी तो है, लेकिन इसको ऑफिशियली मोदी जी ने लॉन्च नहीं किया है। इसको यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया था। प्रहलाद जोशी ने ऑफिशियली लॉन्च किया था इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स। अगला स्टेटमेंट है, 27 वर्षों तक नासा को सेवाएं देने के बाद सुनीता विलियम्स ने नासा से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। ये सही है। आगे है, भारत सरकार ने दंत चिकित्सा शिक्षा में सुधार और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदलकर राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 के तहत राष्ट्रीय दंत आयोग यानी कि नेशनल डेंटल कमीशन का गठन किया है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह अब होगा नेशनल डेंटल कमीशन। ठीक है, नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट अस्तित्व में आ गया और डेंटिस्ट एक्ट 1948 जो पुराना कानून था ये खत्म हो चुका है। तो ये सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा करेक्ट, 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट है। इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स, इसको यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने ऑफिशियली लॉन्च किया था। 1143 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो लाइनों का ये नेटवर्क भारत का बन गया है। तो बताना है ये ऑपरेशनल लाइन्स के मामले में किस नंबर पर भारत आता है। तो भारत 3rd पर आ गया है ऑपरेशनल मेट्रो लाइन्स के बारे में। ठीक है, चीन और अमेरिका के बाद इंडिया 3rd पर आता है। अमेरिका मतलब चाइना और यूएस के बाद ये इंडिया 3rd पर है ऑपरेशनल मेट्रो लाइन्स की लेंथ के मामले में। ब्रिटेन ने किस देश ब्रिटेन के किस मतलब कह सकते हैं यूके या फिर कह सकते हैं यूरोप में किस देश ने जो है लीगलाइज कर दिया है वाटर क्रिमेशन। वाटर क्रिमेशन सिस्टम में लीगलाइज किया है स्कॉटलैंड ने, स्कॉटलैंड ने। ठीक है, वाटर क्रिमेशन इसमें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है डेड बॉडी का, उसको अलाउ कर दिया स्कॉटलैंड ने। मार्च 2026 में आरबीआई ने ओडिशा के किस शहर में अपना दूसरा उच्च सुरक्षा डेटा सेंटर की स्थापना की है? तो आरबीआई का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर ये खुला है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में वह एकमात्र जो अभी तक था वो नवी मुंबई में खारगाड़ में था, खारघर में आरबीआई का एक डेटा सेंटर था अभी तक इकलौता। इन्होंने दूसरा जो है हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर ये कहाँ पे लॉन्च कर दिया? ओडिशा में, भुवनेश्वर में। ठीक है, आरबीआई ने अपना ये सेकंड हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर ये इन्फो वैली सेकंड भुवनेश्वर में जो है ओडिशा में शुरू किया है। आरबीआई का प्राइमरी डेटा सेंटर नवी मुंबई में रहेगा, ये सेकेंडरी रहेगा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर। आगे है, हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने इंडिया फर्स्ट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन जारी की थी? कह सकते हैं ये इंडिया का पहला एलपीजी एटीएम था और ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने इसको जारी किया था अपने भारत गैस इंस्टा एलपीजी के तहत। और बेसिकली इसमें 24 घंटे एलपीजी को एक्सेस किया जा सकता है जब आपको चाहिए। और ये सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली
गुरुग्राम में लगाया गया है। फाइबर के सिलेंडर बेसिकली होते हैं जो करीब 15 किलो के होते हैं, जबकि हमारा जो भरा हुआ आयरन का सिलेंडर होता है वो 30 किलो के ऊपर पहुंच जाता है। तो 15 किलो के सिलेंडर ये फाइबर के होते हैं, उसमें आप गैस भरवा करके ले जा सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। ये गुरुग्राम में शुरू किया गया था, गुरुग्राम में मार्च 2026 में। 25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए 2800 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। कंटिन्यूएशन ऑफ इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग स्कीम अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी, 2028 से 33 तक ये कहा गया है। इसमें ये वाला फैक्ट रॉन्ग है, ये 2026 से 31 तक के लिए अप्रूव की गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट फेथ के फॉलोअर हैं वही खाली शेड्यूल कास्ट का स्टेटस पा सकते हैं। अगर आप कन्वर्ट हो चुके हैं तो आप नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने यहाँ पर इतने करोड़ रुपए टाइड और नॉन टाइड ग्रांट्स के रूप में 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से रूरल लोकल बॉडीज जो हैं बिहार की, उत्तर प्रदेश की, झारखंड और महाराष्ट्र के लिए जारी कर दिया है 2025-26 के लिए। ये सही है। हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा उत्तर? इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली वन। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि जैसे किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का स्टेटस उसी समय पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर 1950 में चीज़ क्लियरली मेंशन है कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं, यानी कि आप हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म से अगर परिवर्तन कराते हैं तो आपका शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस ऑटोमेटिकली हट जाता है उसी समय से।